अस्सलाम वालेकुम। साइंस की दुनिया की तरफ से कदीर कुरैशी और हसान सलीम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज हम फेमस साइंस की नई सीरीज़ के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम आपके सवालात के जवाब देते हैं। तो हसान, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपका क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। तो शुरू करें हम। जी जी बिल्कुल। आज काफ़ी सारे सवालात हैं, तो हमारी कोशिश होगी सवालों के जवाब ज़रा मुख्तसर दें। तो पहला सवाल है जी, दिलावर खान साहब का, पेशावर से। और इनका सवाल है कि जुड़वा बच्चों के माँ बाप इन्हें अलग अलग कैसे पहचानते हैं जबकि वो आइडेंटिकल होते हैं। तो अर्ज ये है कि जुड़वा बच्चे भी मुकम्मल तौर पर आइडेंटिकल नहीं होते। इतने आइडेंटिकल होते हैं कि आम तौर पे हमें उनके उनको अलग अलग पहचानने में मुश्किल होती है। मतलब हमें पता है कि उनके फिंगरप्रिंट्स मुख्तलिफ होते हैं। यानी जब वो रहम मादर में होते हैं तो दोनों अलग अलग सैक्स में होते हैं, राइट। तो उनका जो माँ के साथ कनेक्शन है वो अलग अलग होता है, इसलिए उनमें जो मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग होती है। उस वजह से उनमें थोड़ी बहुत तब्दीलियां आ जाती हैं एपिजेनेटिक्स की वजह से। उसके अलावा फर्टिलाइजेशन के बाद ये मुमकिन होता है कि एक बच्चे के जो खलिए हैं उनमें कोई म्यूटेशन हो जाए जो दूसरे बच्चे में नहीं हुई, या दोनों में मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशन हो। तो उस वजह से भी तब्दीली आ सकती है, और ये म्यूटेशन फर्टिलाइजेशन के बाद जिस कदर जल्द हो उसी कदर दोनों बच्चों में फ़र्क हो सकता है, right? उसके बाद पैदाइश के बाद भी माहौल का फ़र्क होता है। बच्चों की सेहत मुख्तलिफ हो सकती है, माइक्रोबायोम उनका मुख्तलिफ हो सकता है। उस वजह से एक ज़रा कुछ कमज़ोर हो सकता है, एक ज़रा कुछ फरबा हो सकता है, मोटा हो सकता है। तो इस किस्म की चीज़ों से पेरेंट्स और फिर आवाज़ थोड़ी सी उनकी मुख्तलिफ हो सकती है, रवैये उनके मुख्तलिफ हो सकते हैं बचपन के तजुर्बात की वजह से। तो पेरेंट्स उनको उस तरह से पहचान लेते हैं। अच्छा हसन, ये दूसरा सवाल जो है ये आपके लिए है। सवाल ये है कि थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, अब्दुल सलाम की थ्योरी पर आपकी तशरीह दरकार है। तो वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तो नहीं, लेकिन वो डॉक्टर अब्दुल सलाम की थ्योरी के बारे में जानना चाह रहे हैं। या जैसे कि आपने कहा कि डॉक्टर अब्दुल सलाम की जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तो नहीं है, लेकिन उसको उसका नाम है इलेक्ट्रोवीक थ्योरी। और वो जी। करती ये है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर चार फोर्सेस हैं, जो हमें पता है: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक फोर्स और स्ट्रांग हम्म। फोर्स। तो जो सही। इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन है, जो कि अब्दुल सलाम और वाइनबर्ग का काम है, वो ये करती है कि जो वीक फोर्स है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसको एक ही हम्म। फोर्स की दो मैनिफेस्टेशंस के तौर पे दिखाती है। ये दरअसल एक ही सही। फोर्स है हाई एनर्जीज के ऊपर। हम्म। और उनका जो मेन काम था वो ये था कि आपने ये कैसे दिखाना है कि जो सिंगल फोर्स है उसमें उसके जो मैसेंजर पार्टिकल्स हैं, यानी वो पार्टिकल्स जो कि फोर्स को कैरी करते हैं, उसमें से तीन हम्म। पार्टिकल्स जो हैं वो मैस रखते हो, और एक पार्टिकल यानी कि फोटोन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसके अंदर आता है, वो मैस मैस हम्म। ना रखता हो। तो ये कैसे हम्म। आपने अचीव करना है? तो ये अचीव किया था वाइनबर्ग और सलाम ने, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था। उसके अलावा और भी उन्होंने सही। काम किए थे। उनकी एक प्रोडिक्शन भी थी कि उनको एक नया क्या कहते हैं, रिएक्शन दिखा था। अभी रिएक्शन नहीं कहना चाहिए उसको, वैसे करंट कहते हैं, लेकिन मैं रिएक्शन यूज कर रहा हम्म। हूँ, अब हम्म। पार्टिकल हम्म। रिएक्शन। तो उसको राइट। कहते हैं न्यूट्रल करंट्स। तो वो हम्म। पहले नहीं पता था लोगों को कि ये भी हो सकते हैं, तो वो डिस्कवर हुए थे 70s के अंदर। तो फिर उनको सही। नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो मुजम्मल शेख साहब का है, और हसन ये भी आपके लिए सवाल है। ये बहुत बुनियादी सवाल है कि वो कहते हैं ईथर का नजरिया जब रद्द हो चुका है, उसका ये कहना था कि रोशनी लहरों की सूरत में ईथर में सफ़र करती है लेकिन ईथर नज़र नहीं आता। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी ये कहती है कि तमाम पार्टिकल्स क्वांटम फील्ड की लहरें हैं लेकिन ये फील्ड नज़र नहीं आते। तो क्या क्वांटम फील्ड्स नया ईथर हैं? अगर 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 आपका ये क्राइटेरिया है कि चूंकि क्वांटम फील्ड में नजर नहीं आती तो फिर हवा भी ईथर हो जाएगी, हवा भी नजर नहीं आती। नहीं, क्वांटम फील्ड ईथर नहीं है, क्योंकि ईथर जो था वो दरअसल एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, और कुछ भी नहीं था हम्म। वो। तो, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए था क्योंकि जब मैक्सवेल ने 64 के अंदर 1864 के अंदर ये डिस्कवर किया था कि जो लाइट की स्पीड है वो वही स्पीड है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड है। तो क्वेश्चन ये पैदा हुआ था कि ये जो स्पीड है जो कि मैक्सवेल की इक्वेशन से निकल रही है, ये किस रेफरेंस हम्म। फ्रेम के अंदर है। और लोगों ने ये हम्म। कहा था कि ओके, प्रॉब्ली एक एक रेफरेंस फ्रेम है जिसका नाम है ईथर, उसके रेफरेंस हम्म। फ्रेम के अंदर ये स्पीड ऑफ लाइट है। दैट्स सही। इट। ईथर का और कोई किरदार नहीं था, बल्कि क्वांटम फील्ड्स जो हैं, लेकिन उनका किरदार बहुत ज़्यादा है। उनका किरदार सिर्फ सबसे पहली बात तो ये है, क्वांटम फील्ड्स जो है वो रेफरेंस फ्रेम नहीं है, बल्कि वो हम्म। चेंज होती है रेफरेंस फ्रेम्स के साथ। तो उनका किरदार हम्म। बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिर्फ एक रेफरेंस फ्रेम के। अच्छा, सही। सही। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो सना इकबाल का है, भट्ट शाह से। और ये सवाल यूट्यूब पे आया था, मैंने वहाँ से कॉपी किया है। यूट्यूब में हमने जो पिछला आई थिंक फेमस साइंस का जो सीरीज लगाई थी उससे सवाल आया था।
तो उनका सवाल ये है कि एक वीडियो में हसान सलीम ने बताया था कि आसमान कोई ठोस चीज़ नहीं है, बल्कि ज़मीन की फ़िज़ा सूरज की शुआओं को फैला देती है, इसलिए इस आसमान नीला नज़र आता है। इसी तरह मरीख जो है उसका आसमान जो है वो भूरा नज़र आता है। तो सवाल जो है वो ये है कि मरीख की फ़िज़ा और ज़मीन की फ़िज़ा में क्या फ़र्क है, और ये भी कि सूरज तुलू और गुरूब होते वक्त आसमान सुर्ख क्यों नज़र आता है। राइट, सो मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ कि जी। सूरज गुरूब होते वक्त आसमान का रंग सुर्ख इसलिए होता है क्योंकि सुर्ख वेवलेंथ, रंग जो है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। हम्म। जो फिजिबल स्पेक्ट्रम है ना लाइट का, उसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो सुर्ख की है। तो जब सही। सूरज एक एंगल से आता है ना, ये जब वो गुरूब हो रहा होता है तो आप एक एंगल से सनलाइट को देख रहे होते हो। आई मीन एंगल से का मतलब है कि जो सनलाइट है वो आप तक पहुंच रही है डायरेक्टली यूजिंग एन एंगल, बट उसके अलावा आसमान जो स्कैटर कर ही रहा है। तो उसमें ये जो रेले स्कैटरिंग है ना, जिसमें आपको नीला आसमान नजर आता है, उसका उलट होता है। तो उसका हम्म। उलट होने का मतलब ये है कि अब आपको सबसे लंबी वेवलेंथ जो है वो दिखेगी, यानी कि सुर्ख। जब सूरज आप हम्म। गरूब नहीं हो रहा होता बल्कि आपके बिल्कुल ऊपर होता है, तो उस वक्त सबसे छोटी वेवलेंथ जो है वो सरवाइव करती है। ठीक है। तो सुर्ख इसलिए होता है क्योंकि सबसे लंबी वेवलेंथ है उसकी। नीला तब होता है जब हम्म। जब नीला इसलिए होता है क्योंकि सबसे छोटी वेवलेंथ है उसकी। अब सही। मरीख की जहाँ तक बात है, पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं पता कि मरीख की, हाँ, के एटमॉस्फेयर की कॉम्पोजिशन क्या है, राइट। तो उस पर भी डिपेंड उसमें बेसिकली 99% कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी डस्ट है, इसलिए कि वो डस्ट उड़ती है करता तो। है। आई सी। राइट। तो अब मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं, कंपोजिशन पे कितना डिपेंड करता है कलर। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं याद कि मैंने कोई ऐसी पिक्चर देखी हो मरीख की जिसमें भूरा आसमान हो, लेकिन हो सकता है कि हो, मुझे ना पता हो। तो अब बात यह है कि आसमान जो है वहाँ पे जो भी है वो इस पे डिपेंड करता है कि उसका रंग जो है वो इस पे डिपेंड करता है कि एटमोसफेयर की चीज़ का बना हुआ है, राइट। हम्म। या आई हम्म। थिंक मेनली इसी पे डिपेंड करता है। उस पर भी डिपेंड राइट। करता है कि कैमरा का कोई आर्टिफैक्ट तो नहीं है। ये जो जो पिक्चर ले राइट। रहे हैं वहाँ मार्स पे, क्या वो वाकई में रंग वैसा है या फिर कैमरा का कोई आर्टिफैक्ट है, इस पे भी शायद हम्म। डिपेंड करता हो। हम्म। लेकिन अगेन वहाँ पे भी आसमान कोई ठोस चीज़ नहीं है। जो भी चीज़ मौजूद है मरीख के एटमोसफेयर में, वो सूरज की रोशनी को हम्म। स्कैटर करेगी, और उसकी वजह से राइट। जो रंग दिखेगा वो आसमान का रंग आपको लगेगा कि आसमान का रंग ही है। लेकिन अगेन आसमान कोई ठोस चीज़ नहीं है वहाँ पे भी। राइट। राइट। तो थोड़ा सा मैं उसमें ऐड कर दूं कि मरीख पे डस्ट है लेकिन बहुत कम होती है, इसलिए कि वहाँ पे हवा की जो कंसंट्रेशन है, हवा का दबाव जो है, हवा की कसाफत बहुत कम होती है। लेकिन यह है कि उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हैं। तो उस वजह से जब सूरज तुलू और गुरूब होता है तो वहाँ पे रेले स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, इसलिए मतला जो है वो नीला नज़र आता है। ये फ़र्क है ज़मीन और मरीख के फिज़ा में जो नज़र आती है, यानी जिसे आसमान कहते हैं। वो आसमान तो एक कॉमन टर्म है, फिज़ा में जो स्कैटरिंग होती है उसकी वजह से ऐसा होता है। अच्छा, ये आगे चलते हैं। अगला सवाल है अली हैदर साहब का। ये चिन्योट से सवाल है और ये भी मैंने यूट्यूब से लिया था। और उनका सवाल ये कि हाइपरटेंशन या अचानक सदमे से हार्ट अटैक या दिल की बीमारियों के ज़्यादा चांस नहीं होते, तो फिर कुछ लोगों को जब वो इस हालत में होते हैं तो दिल को ऐसा क्यों महसूस होता है जैसे दिल बैठ रहा है, या घबरा जाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो ये एक नोन फिनोमेना है, इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पांस कहते हैं। यानी तमाम जानवरों में, ये तमाम जानवरों में कॉमन है। एटलीस्ट तमाम जो वर्टेब्रेट्स हैं, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और इंसान भी उसी में आते हैं। बाकी जो जानवर अक्सर हम देखते हैं सिवाय हशरात के, बाकी तमाम जानवर हैं वो, उनके दिमाग का स्ट्रक्चर जो है, बुनियादी स्ट्रक्चर एक सा होता है। तो दिमाग में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं, और एमिगडाला जो है वो ये फिट और फ्लाइट रिस्पॉन्स पर करता है। इसका मतलब ये है कि अगर खतरा महसूस हो तो जिसमें एक हार्मोन खारिज होता है जिसे एड्रेनलिन कहते हैं, और उससे इंसान का जिस्म खतरे के मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। अब खतरे का मुकाबला कैसे करते हैं? या जानवर भाग जाते हैं खतरे से। आपने अक्सर देखा होगा कि तेरा जोर से आवाज़ आए, सब जानवर बेधक के भाग जाते हैं। इंसानों में भी ऐसे ही होता है, धमाके की आवाज़ आए तो हम फौरन हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, हम भागने की कोशिश करते हैं। तो ये जिस्म को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है अचानक भागने के लिए, तेज़ भागने के लिए। या फिर फ्लाइट, ये इसको फ्लाइट कहते हैं, यानी भागने को फ्लाइट कहते हैं। और फाइट क्या है? अगर भागने का मौका ना हो तो फिर इंसान हो या जानवर, वो खतरे का मुकाबला करने के लिए, यानी फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसके लिए भी जाहिर है जिस्म को बहुत सी एनर्जी चाहिए होती है। तो एड्रेनलिन जब खारिज होता है तो उसका नतीजा ये होता है कि दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि जिस्म को ज्यादा खून की जरूरत पड़ेगी। अब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी यही होता है कि ज्यादा खून टिश्यू तक पहुंचता है। बाज़ औक़ात
सीने में दबाव का एहसास भी पैदा होता है, वो भी एड्रेनलिन की वजह से ही होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे कोई अजखुद कोई खतरा है, लेकिन ये होता है कि जिन लोगों को दिल की बीमारी है पहले से, यानी जिनमें हार्ट के दिल के जो शरियाने हैं वो पहले ब्लॉक्ड हैं, दिल को जब अचानक बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और बहुत ज़ोर से पंप करना पड़ता है, तो वो उन शरेयानों में जो ब्लॉकेज है उसमें से कोई हिस्सा ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से, बहाव की वजह से अगर टूट जाए, तो वो टूट के उस जो पहले से शरेयान तंग हो चुके हैं उसको बिल्कुल ब्लॉक कर सकता है। और वो उससे फिर यह कि दिल के मसल को खून नहीं मिलता, तो दिल का मसल जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देता है, उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये कोई यानी तेज दिल का धड़कना जो है वो अज खुद कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन लोगों को दिल की बीमारी है उन्हें एहतियात करनी चाहिए कि वो कोई अच्छा सदमा में ना आए। फिल्म में ड्रामा अक्सर आते हैं कि कोई बुरी खबर आई और हार्ट अटैक हो गया, वो बुरी खबर से हार्ट अटैक नहीं होता। हकीकत ये है कि जिन लोगों को पहले से हार्ट में ब्लॉकेज हो, उनको ये मसला हो सकता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा दिल एकदम से तेज धड़कने लगे, जो कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का है नतीजा है, तो उनको हार्ट अटैक हो सकता है। अगला सवाल है जमील खान साहब का, ये भी यूट्यूब से आया था कि कशिश शकल का ख्याल न्यूटन को सेब गिरने से हुआ। तारीखी तौर पर ये दुरुस्त नहीं है, तो लेकिन उन्होंने वजाहत मांगी है कि वो कशिश शकल का ख्याल कैसे आया और उसका सेब से क्या ताल्लुक है। हसन, आप इसको। श्योर। जो मिथ है न्यूटन और सेब के बारे में वो ये है कि सेब जो है वो न्यूटन के सर पे गिरा और फिर उसने पूछा कि सेब जो है वो कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, फिर उसको ख्याल आया कि एक इनविजिबल फोर्स होनी चाहिए। राइट। तो ये टोटली ठीक नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन टोटली गलत भी नहीं है। सेब इन्वॉल्व था, लेकिन पहली बात तो हम्म, ये है कि वो न्यूटन के सर पे नहीं गिरा। ठीक है। वो साइड पे गिरा था। लेकिन हम्म, ऐसा नहीं है कि न्यूटन को उस पर्टिकुलर सेब की वजह से पता लगा था कि ग्रेविटी कोई चीज़ होती है। राइट। न्यूटन जो था वो ग्रेविटी के बारे में सोच रहा था। इनफैक्ट न्यूटन की कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है एडमंड हेली के साथ, जो कि रॉयल सोसाइटी का एक एम्प्लॉई था। हम्म, उसने उसके साथ ग्रेविटी के बारे में बात हम्म, की हुई थी। तो ये बाय द वे न्यूटन के हम्म, कुछ फ्रेंड्स के साथ कॉन्वर्सेशंस मौजूद हैं। इनका न्यूटन का एक फ्रेंड था विलियम स्टकले के नाम से। एक दफ़ा वो उसके साथ बात कर रहा था तो वहाँ सेब गिरा, तो न्यूटन ने जो कहा कि जब ऑलमोस्ट 60 साल पहले जब ये सेब गिरा था तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था। उसने क्वेश्चन ये पूछा था कि ये सेब जो है ये सीधा नीचे क्यों गिरता है, इस साइड पे क्यों नहीं, साइड की तरफ क्यों नहीं जाता। राइट। हम्म, तो जब उसने ये क्वेश्चन पूछा तो फिर उसने कहा कि हम्म, कोई फोर्स शायद है जो कि अर्थ के सेंटर में की तरफ एक्ट कर रही है। और फिर उसका एक और फ्रेंड था, उसका नाम था जॉन कॉन्डवेट। हम्म, जब उसके साथ वो बात कर रहा था तो उसने ये भी कहा था कि मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा कि क्या ये जो फोर्स है, जो इनविजिबल फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है, क्या ये ऑल द वे इन टू द स्पेस जा सकती है। और जब उसने ये ख्याल आया उसके दिमाग में, तब उसने सोचा था कि ओके प्रॉब्ली जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स हैं वो भी दरअसल इसी से मुतासिर होते हैं। तो ये हम्म, टोटली गलत नहीं है हम्म, न्यूटन सही, न्यूटन की स्टोरी, लेकिन टोटली ठीक भी नहीं सही। है। अगला सवाल है लियाकत खान साहब का। ये भी यूट्यूब से आया था। तो मैं ज़िमनन ये कह दूं कि हमारे जितने भी मेंबरान हैं, उनसे दरख्वास्त है कि साइंस की दुनिया का यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम उस पर साइंस की वीडियो डालते हैं। फेमस साइंस के वीडियो भी उस पर डालते हैं, उसके अलावा हमारे जो वीडियो बनते हैं वो भी डालते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम वीडियो बनाने के काम को और ज़्यादा तेज़ करने का इरादा रखते हैं। लेकिन साइंस की दुनिया के मेंबरान 1 मिलियन से ज़्यादा हैं, लेकिन साइंस की दुनिया का जो यूट्यूब चैनल है उसके मेंबरान अभी गालिबन 5,000 के लगभग हैं। मुझे अब सही वो फिगर याद नहीं है। तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर मेंबरान ने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा जी, सवाल जो है लियाकत खान साहब का वो ये है कि जंगली बीज ज़मीन में ख़राब नहीं होते, 6-7 महीने बाद दोबारा उगाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ये सिर्फ जंगली बीजों का नहीं है, ये तमाम बीजों के साथ यही होता है कि बीज जिंदा चीज़ है, यानी बीज के अंदर एक एम्ब्रियो होता है जो जिंदा है, उसके इर्द गिर्द जो माहौल है वो जिंदा होता है, और उसमें भी सेंस होती है बाहर का माहौल डिटेक्ट करने की। वो ऐसी सेंस नहीं जैसी हम इंसानों में होती है, शऊर कोई नहीं होता, लेकिन केमिकल डिटेक्ट करने की सलाहियत होती है। तो बीज के ऊपर एक बहुत मोटी तय होती है, कवर से खोल कह लीजिए,
जिससे बीज का जो एम्ब्रियो है वो महफूज रहता है बैरूनी अवामिल से। लेकिन वो हर वक्त डिटेक्ट कर रहा होता है कि उसके इर्द गिर्द न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके इर्द गिर्द पानी है या नहीं है। और ये इसे बीज की डोरमेंसी कहते हैं, यानी डोरमेंट का मतलब है कि वो नींद में है या सुस्त हो गया है। तो ऐसे बीज सालों तक रह सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे याद है जब मैं गल्फ कंट्रीज में था, तो आपको पता है वहां पे सब सहरा है, वहां पे कोई पौधा दूर दूर तक नजर नहीं आता, और कई सालों तक कोई पौधा नहीं होता। लेकिन फिर एक दफा मुझे याद है कि बहुत बारिश हुई, और बारिश के बाद अचानक वो सारे के सारा रेगिस्तान जो था वो लहलहाते खेत बन गए, और उनमें लंबी घास उगाई, फिर वो घास में फूल आए, फिर उसमें बीज आए, फिर बीज वो पौधे खत्म हो गए, 2-3 हफ्तों में ही पौधे खत्म हो गए, गिर गए। लेकिन वो बीज दोबारा रेत में गिर गया। वो बीज बरसों पड़े रहेंगे, जब तक के दोबारा वो माहौल ना आए जिसमें बारिश हो और वो बीज उगाएं। तो ये बीजों का जो सख्त होल होता है, वो इन्हें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन उसी में ऐसे केमिकल सेंसर होते हैं जो ये भी डिटेक्ट करते हैं कि माहौल क्या है। कुछ बीजों में बाकायदा ये डिटेक्ट करने की सलाहियत होती है कि सर्दियां हैं या गर्मियां हैं, वो मतलब मुनासिब मौसम में ही उगते हैं। तो ये हर जगह होता है ये, यानी सिर्फ जंगली बीजों का ही किस्सा नहीं है। अगला सवाल है अमीनुल्लाह साहब का कोयटा से, और इनका सवाल है मोटर्स के बारे में, कि एसी इंडक्शन फ़ैन जो है वो जब पंखों में लगी होती है तो उसके साथ कैपेसिटर लगा होता है, लेकिन जो फ्रिज में या फ्रीज़र में जो फ़ैन होते हैं उनकी मोटर के साथ कैपेसिटर नहीं लगा होता, हालांकि दोनों एसी से चल रहे होते हैं। ऐसा है कि एसी मोटर, सिंगल फेस मोटर जो है, उसको चलाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि करंट और वोल्टेज में एक एंगल हो। और उसको बाज़ औक़ात हम उसका मुझे टर्म अब याद नहीं आ रही, होता ये है कि पावर फैक्टर, सॉरी, पावर फैक्टर उसका ओके, नाम या है। या यानी वोल्टेज और करंट के दरमियान जो फेज का डिफरेंस है उसको पावर फैक्टर कहते हैं, राइट। तो पावर फैक्टर का मतलब यह है कि उनमें एंगल कितना ज़्यादा है, यानी डिले कितनी ज़्यादा है। यानी वोल्टेज जब हाई होती है उस वक्त करंट अगर कम है, या करंट उस वक्त ज़्यादा है। तो आपको पता है कि पावर जो है वो करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट होती है, राइट। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि करंट और वोल्टेज के जो हैं वो एक दूसरे के पास पास रहें, राइट। लेकिन अगर वो एक दूसरे के पास पास हों तो फिर एसी मोटर स्टार्ट नहीं हो सकती। एसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि करंट उस वक्त ज़्यादा हो जब वोल्टेज कम है, ताकि उसमें जो आर्मेचर है उसमें इंडक्शन की वजह से इंड्यूस करंट बने। तो उसके लिए कैपेसिटर लगाया जाता है मकामी तौर पर करंट और वोल्टेज में एंगल को बढ़ाने के लिए। और ये स्टार्ट करना जो है, अगर हम ये कैपेसिटर ना लगाएं तो मोटर को स्टार्ट होने में बहुत देर लगेगी, और स्टार्ट होते वक्त मोटर बहुत ज़्यादा पावर लेगी। तो छोटे फैन जो होते हैं, उनके लिए मोटर छोटी होती है, उसमें थोड़ी देर के लिए अगर एफिशिएंसी कम भी हो तो कोई इतना मसला नहीं होता। तो उसमें कॉस्ट को कम, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको कम रखने के लिए कैपेसिटर नहीं लगाए जाते। लेकिन असूलन उनमें भी अगर कैपेसिटर लगाया जाए तो वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगे, और उनमें स्टार्ट करंट जो है वो कम होगा। लेकिन जो बड़ी मोटर है उसमें अगर हम कैपेसिटर ना लगाएं तो उस पर लोड इतना ज़्यादा होता है कि वो हम करती रहेगी, वो ऑसिलेट करती रहेगी, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होगी। तो बड़ी मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम हमारे ये कैपेसिटर लगाना पड़ता है। तो बॉटम लाइन यही है कि छोटी मोटर के लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने के लिए इस कैपेसिटर नहीं लगाते, लेकिन उसमें फिर यह है कि उसकी एफिशिएंसी, पावर एफिशिएंसी कम होती है। बड़ी मोटरों में एफिशिएंसी ज़्यादा अहम होती है, इसलिए उसमें फिर वो एसी, सॉरी, उसमें वो कैपेसिटर लगाया जाता है। अच्छा जी, अगला सवाल है अनस यूनुस साहब का, कराची से, और ये हसन आपके लिए है कि टेंसर क्या है, और ये जनरल रिलेटिविटी में टेंसर की टर्म इस्तेमाल होती है तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। सो टेंसर जो हैं, आई मीन, ये एक मीम भी है फिजिक्स कम्युनिटी के अंदर कि फिजिक्स में टेंसर्स जिस तरह से डिफाइन किए जाते हैं ना, वो ये है कि टेंसर्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म लाइक टेंसर्स, दैट्स इट। ये सर्कुलर डेफिनेशन लगती है, लेकिन ये डेफिनेशन जो है एक्चुअली सही है। सो टेंसर्स जो हैं वो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी खास ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी में लिख सकता हूँ, लेकिन वो मैथ्स है, तो आई डोंट नो कि आप वो हम्म। जानना चाह रहे हो या नहीं। लेकिन बात यह है कि एक खास ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट विद इंडिसेस
राइट। उस हम्म। तरह से ट्रांसफॉर्म होता है तो वो एक टेंसर है। लेकिन जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लिखो उसके कुछ इंडिसेस हों, फॉर एग्जांपल वेक्टर जो होता है, हमें पता है कि वेक्टर जो है वो एक डायमेंशन में आप लिख सकते हो, या वो रो राइट। वेक्टर होता है, कॉलम वेक्टर, तो उसका एक इंडेक्स होगा। एक हम्म। मैट्रिक्स जो है उसकी दो डायमेंशंस होती हैं, तो उसके दो हम्म। इंडिसेस होंगे। इसी तरीके से आप आगे जा सकते हो, 3 इंडिसेस, 4 इंडिसेस एंड सो ऑन। लेकिन कोई भी हम्म। ऑब्जेक्ट जिसके पास कुछ इंडिसेस हैं, वो हम्म। ऑटोमेटिकली टेंसर नहीं होता। बिकॉज हो सकता है कि उसकी वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज ना हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर स्पेस टाइम में रोटेशन कर दूं एक, राइट, तो क्या हम्म। वो जो ऑब्जेक्ट है वो खास तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है या नहीं होता। अगर वो नहीं होता तो वो हम्म। टेंसर नहीं है, अगर वो होता है तो वो टेंसर है। तो इन हम्म। चीज़ों को इसलिए लिखा जाता है, सॉरी, इस इन चीज़ों को इसलिए यूज़ किया जाता है जनरल रिलेटिविटी के अंदर, ताकि हम अपनी इक्वेशंस को ऐसी फॉर्म में लिख सकें कि हमें पता हो कि जो पहला असूल है ना रिलेटिविटी का, कि लॉज ऑफ फिजिक्स लुक द सेम इन एवरी रेफरेंस फ्रेम, राइट। ये जो हम्म। लॉ है ये हर लॉ के लिए, हर इक्वेशन जो हम लिखें उसके लिए ठीक हो। क्योंकि अगर आप टेंसर्स यूज करते हो ना अपनी इक्वेशन को लिखने के लिए, तो हमें पता है कि ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म कैसे करती है। इसका मतलब है कि जब आप रेफरेंस फ्रेम चेंज करोगे तो इसकी जो फॉर्म है इक्वेशन की वो चेंज नहीं होगी। तो दैट्स व्हाई टेंसर्स आर वेरी वेरी यूजफुल। थैंक यू जी। अच्छा, अगला सवाल है सरहान खान साहब का। इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा। और इनका सवाल ये है कि पित्ता यानी गॉल ब्लैडर का क्या काम है, और जो लोग पित्ता की सर्जरी करवाते हैं उसके क्या असरात होते हैं उसमें, जिसमें क्या तब्दीलियाँ आती हैं। तो पित्ता असल में एक थैली है, एक समझ लीजिए कि स्टोरेज करने की थैली है। जिगर हर वक्त सफरा, जिसे बाइल कहते हैं, वो बाइल बनाता रहता है। और वो बाइल एक ट्यूब के जरिए पित्ते में आती है और पित्ते में इकट्ठा होती रहती है। यानी जिगर का काम है सफरा बनाना, और गॉल ब्लैडर का काम है कि उसको स्टोर करना, और जब ज़रूरत हो उस वक्त छोटी आंत में उसको पंप करना। तो लेकिन यह कि पित्ते में चूंकि सफरा यानी बाइल बहुत देर तक इकट्ठा रहता है, तो बाज़ औक़ात इसमें जो केमिकल होते हैं, चिकनाई के छोटे, सॉरी, ज़ख़ीरा करने के लिए ये जो बाइल बनता है, इसमें सॉलिड बनने लगते हैं, यानी मिनरल जो है वो इकट्ठा होके सॉलिड बनने लगते हैं, उसको पथरी कहते हैं। और ये पथरियाँ हो जाएं तो फिर ज़ाहिर है बाज़ औक़ात वो ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे फिर आंत में सफ़र नहीं पहुंच पाता, राइट, बॉयल नहीं पहुंच पाता। तो गॉल ब्लैडर को पथरी अगर है तो उसको निकाल दिया जाता है सर्जरी करके। और फिर ये होता है कि जिगर से जो गॉल ब्लैडर तक ट्यूब आ रही है उसको डायरेक्टली छोटी आंत में डाल दिया जाता है। तो उसके बाद यही होता है कि अब आपने जो खाना खाया है, खाना को हजम करने के लिए बाइल इजाफी नहीं आएगा, बल्कि जिस रेट से जिस शरह से जिगर में बाइल बन रहा है उसी शरह से वो छोटी आंत में आता रहेगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा यकदम खाना खा लें, यानी ये जो मरीज़ हैं जिनका पित्ता निकल चुका है, तो उनको हाजमे का मसला होता है। और अगर चिकनाई वाली वो ग़िज़ाएँ ज़्यादा खा रहे हैं तो बदहज़मी हो सकती है उनको। लेकिन यह है कि अगर आप छोटे छोटे मील्स लें, ऐसे जो मरीज़ हैं छोटे छोटे मील्स लें और चिकनाई को कम रखें, तो फिर कोई मसला नहीं होता। इसलिए कि जिगर बाइल हर वक्त बना रहा होता है और वो हर वक्त छोटी आंत में जा रही होती है। तो इसका यही है कि एहतियात कि आप ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ ना खाएं, फल सब्जियां वगैरह ज़्यादा खाएं, गोश्त थोड़ा सा कम रखें। तो बुनियादी यही है कि पित्ता जो है वो एक थैली है, लेकिन ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है, यानी कि थैली के बगैर भी लोग आराम से रह सकते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है सफदर साहब का, कर्क से। और इनका सवाल यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी क्यों नहीं है जिस तरह ज़मीन पर। अच्छा, दो सवाल हैं इनके। एक तो यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी क्यों नहीं है, और दूसरी ये है कि जिस तरह ज़मीन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, क्या दूसरी कहकशाओं में मौजूद सैयारों पर भी किसी सितारे की रोशनी पड़ती है। तो आसान, मैं कहूँगा कि इनमें से एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि हमारे सवाल बहुत हैं, तो दो दो सवाल जो हैं वो फिर तरह लंबा हो वेल, दूसरा जाएगा। दूसरा सवाल तो खैर बहुत ही सिंपल है, आंसर है हाँ। जी। दैट्स इट। आई अच्छा, मीन बस ठीक क्या, है। जी। राइट। आई राइट। मीन सिर्फ यस। दूसरे कहकशां में नहीं, हमारे कहकशां में भी, हमारे सोलर सिस्टम में पड़ती है। तो हाँ, राइट। दैट्स इट। पहला सवाल जो है वो ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी क्यों नहीं है। वेल, वो इसलिए क्योंकि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हो रहा है ना, वो तो आप, फॉर एग्जांपल, अगर आप, आई होप कि ये कभी ना हो आपके साथ, लेकिन आप एक लिफ्ट में जा रहे हो अगर, और लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, ठीक है, तो क्या होगा? आप नीचे गिरोगे,
राइट। लेकिन लिफ्ट आपके साथ नीचे गिरेगी। लेकिन अगर आप लिफ्ट जब आप लिफ्ट में होगे तो आपको अगर ना पता हो कि आप नीचे गिर रहे हो लिफ्ट के अंदर, तो आप हम्म उस सिनारियो को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते इस सिनारियो से कि आप डीप स्पेस में कहीं हो, राइट, हम्म और आप क्या कहते हैं लिफ्ट के अंदर मौजूद हो, क्योंकि आपके लिए ग्रेविटी एक तरह से खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप हम्म फ्री फॉल के अंदर हो, राइट। फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहे हो और कोई फोर्स आप पे एक्ट नहीं कर रही। जब ये होता है ना, तो जो फिर आपको फील होता है उसको कहते हैं वेटलेसनेस। और यही हम्म चीज जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हो रही है, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स नहीं एक्ट करती उसके ऊपर, तो दे आर ऑल इन फ्री फॉल। वो जहां भी मूव करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उनके साथ मूव कर जाता है, तो दे डोंट एक्सपीरियंस वेट। दैट्स इट। राइट ऐसा नहीं है कि ग्रेविटी वहाँ राइट एग्जिस्ट नहीं करती, वो दोनों पे है, एग्जिस्ट कर रही है, सॉरी, दोनों पे क्या एक्ट कर रही है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर और उनके ऊपर जो उसके अंदर लोग हैं, तो ये सही वेटलेसनेस जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। सही। इस तरह एक और सवाल अक्सर आता है, वो अब बात हुई तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग पूछते हैं जी कि ज़मीन का वज़न क्या है। तो ज़मीन का कोई वज़न नहीं है, ज़मीन का वज़न ज़ीरो है, क्योंकि ज़मीन भी सूरज के गिर्द फ्री फॉल में है। ज़मीन का मैस है, और मैस ज़मीन का जो है वो डिफाइंड है, बड़ी एक्यूरेटली मेजर किया जा चुका है, लेकिन ज़मीन का वज़न नहीं है। चले अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है सैयद अली मेहदी साहब का। इन्होंने भी शहर का नाम नहीं लिखा, लेकिन सवाल इनका ये है कि ज़मीन खून जज्ब क्यों नहीं करती, जबकि बाकी तमाम मायाजात को जज्ब कर लेती है। तो ये असल में एक मिसकंसेप्शन है। होता यह है कि खून जब तक जिस्म में होता है वो माया हालत में होता है, लेकिन खून में पानी तो जाहिर है बहुत सा होता है, लेकिन उसके अलावा खून में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, सफ़ेद ब्लड सेल्स होते हैं, खून के खलिए जो होते हैं सफ़ेद खलिए, और जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो खून की एक खासियत ये है कि जब खून जिस्म से बाहर निकलता है, यानी जब इसको डायरेक्ट ऑक्सीजन मिलती है, तो खून की क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। और एक प्रोटीन होती है इसमें फाइब्रिनोजन, वो एक दूसरे के साथ मिलके एसेंशियली डी नेचर होने लगती है, और एक जाल से बनने लगता है जिसमें खून के खलियात फंस जाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आपने देखा होगा कि अंडा माया शक्ल में होता है, लिक्विड होता है, लेकिन उसको गर्म किया जाए तो वो ठोस बन जाता है। ये अक्सर ये भी सवाल आता है कि वो अंडा जो है वो बॉयल करने से, उबालने से ठोस क्यों हो जाता है। तो इसलिए यही कि अंडे में भी प्रोटीन होती है जो गर्मी से डी नेचर हो जाती है, और वो उसकी नेचर चेंज हो जाती है, उससे वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड्स बना के उसको गाढ़ा कर देते हैं। तो फाइब्रोजन में भी ऐसा ही होता है कि जब इसको फ्री ऑक्सीजन मिले तो ये डी नेचर होकर ये एक जाल बनाती है, और उस तरह से खून गाढ़ा होकर लोथड़ों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इसमें फिर होता ही है कि जब ये खून जमीन पे गिरता है तो वो लोथड़े फिर जमीन के ऊपर रह जाते हैं, बाकी जो पानी होता है वो जमीन में जज्ब हो जाता है। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि खून मिट्टी में जज्ब नहीं होता। खून के लोथड़े बन जाते हैं जो फिर अब चूंकि वो उसमें माया ऑलरेडी निकल चुका है, वो फिर जमीन के ऊपर ही रहेगा। लेकिन खून में 95-96% पानी होता है, वो जमीन में जज्ब हो जाता है। बाकी जो मायाजात हैं उनमें भी यही होगा, अगर उनमें सॉलिड है तो वो सॉलिड ज़मीन के ऊपर रह जाएगा, और जो माया है वो ज़मीन में जज्ब हो जाएगा। अच्छा जी, अगला सवाल है मोहम्मद फ़हद साहब का सुल्तान से, और इनका सवाल ये है कि हम रात को सितारों के मखसूस पैटर्न आसमान पे देखते हैं, जो अक्सर औकात कभी आसमान पे सामने होते हैं, कुछ अरसे बाद कुछ दूर हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है? अब ये सवाल मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि ये सैटेलाइट्स भी हो सकते हैं जो हरकत करते नज़र आते हैं। हम्म। तो वो तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं जो सूरज की रोशनी से चमक रहे होते हैं, और ये आमतौर पे लेट नाइट नज़र नहीं आते। ये आपको या गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद या तुलू आफ्ताब से फ़ौरन पहले नज़र आएंगे। वो ऐसा ही है कि चूंकि बुलंदी पर होते हैं इसलिए वहाँ पे सूरज पहले तुलू हो जाता है। ये ऐसा ही है जैसे बुर्ज खलीफा पे अगर आप देखें तो उसका जो टॉप फ्लोर है उस पे सूरज पहले तुलू होता है, उसका जो बॉटम फ्लोर है उस पे सूरज बाद में नज़र आता है, क्यों? उसकी वजह यही है कि ज़मीन गोल है, राइट। तो सैटेलाइट्स पे भी यही होता है कि ज़मीन पे जहाँ हम हैं वहाँ पे सूरज गुरूब हो चुका है, लेकिन वहाँ से अगर हम 100 किलोमीटर की बुलंदी पर जाएं तो अभी सूरज नज़र आ रहा होगा, और वो सैटेलाइट्स हैं उन पे सूरज की धूप अभी तक पड़ रही है, और उसकी वजह से वो मुनाकिस होकर हमें वो एक नुक्ते की सूरत में नज़र आते हैं जो चमक रहा है, उसको हम चलता हुआ सितारा कह देते हैं, राइट। दूसरी जो हो सकता है कि आप सैयारों की बात कर रहे हों, जैसे अभी आप देखें तो वीनस और जुपिटर मगरबी उफक पे बहुत आस पास हैं। 2 दिन पहले वो कंजक्शन में थे, बिल्कुल साथ साथ थे। अब जो है वो वीनस थोड़ा ऊपर हो गया है,
सॉरी, और जुपिटर थोड़ा नीचे हो गया है। तो ये चूंकि सैयारे हैं, ज़मीन के गिर्द, सॉरी, सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं, तो उस वजह से इनकी सितारों के बैकग्राउंड के रेफरेंस से इनकी हरकत जो है वो आप देख सकते हैं, लेकिन वो मतलब चलते नजर नहीं आते। लेकिन अगर आप रोज रोज देखें तो बैकग्राउंड जो सितारों की है उसमें उनकी पोजीशन तब्दील हो रही होती है। खास तौर पे वीनस, चूंकि रिलेटिवली हमारे पास है और इसका मदार छोटा है, ये इसकी रफ्तार तेज है, इसलिए इसकी पोजीशन रोज तब्दील हो रही होती है और आप देख सकते हैं। इसी तरह चांद है, चांद की पोजीशन तो जाहिर है रोज तकरीबन 10-12 डिग्री तब्दील हो जाती है। तो वो मुख्तलिफ जगहों पे नजर आता है सितारों की बैकग्राउंड में। हसन, आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक मैं बस ये कहूँगा कि कॉन्स्टलेशंस जो हैं वो तो ओवर द ईयर चेंज होती हैं, राइट। और वो इसलिए होती हैं कि अगर सूरज यहाँ पे है और आप अभी सूरज के यहाँ पे हो, तो आपको जो सूरज के पीछे सितारे हैं वो नहीं दिख सकते, बिकॉज सूरज बहुत ब्राइट है। लेकिन राइट, जब रात राइट। होती है तो आप इधर के सितारे देख सकते हो, क्योंकि जब अब रात होती है तो आपका मुंह उस तरफ होगा, राइट। फिर राइट, 6 महीने राइट। बाद जब आप यहाँ चले जाते हो, तो अब आप ये सितारे नहीं देख सकते क्योंकि सूरज बीच में है, लेकिन अब आप वो सितारे देख सकते हो। तो राइट, एक साल के अंदर कॉन्स्टलेशन जो आप देख सकते हो आसमान के अंदर, वो चेंज होती हैं, उस पर तो कोई शक नहीं है। राइट, राइट। सही। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो कासिम अली साहब का है एबटाबाद से। इन्होंने बहुत लंबा सवाल किया, मैं मुख्तसरन कर देता हूँ कि प्रोसेस फूड और फास्ट फूड को इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह कहा जाता है, लेकिन उसमें चीज़ें तो वही होती हैं, अंडा, सलाद, गोश्त वगैरह, जो हम सेहतमंद चीज़ों समझ के खाते हैं। तो फिर प्रोसेस फूड जो है वो नुकसानदेह क्यों है? तो उसकी वजह ये है कि प्रोसेस फूड को, पहले तो ये है हम कि प्रोसेस होता क्या है, राइट। प्रोसेस फूड का मतलब ये है कि ये, जैसे अगर हम गंदम लें, तो गंदम के आटे को, यानी गंदम को पीस के आटा बनाया है, वो तो एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन आमतौर पर उसके बाद छाना जाता है उसको, उसमें से भूसा निकाला जाता है, उसमें से बहुत सी और चीज़ें निकाली जाती हैं। तो वो जो आटा बच जाता है वो देखने में फिर सफ़ेद लगता है और देखने में अच्छा लगता है, रोटी उसकी जो है वो अच्छी शक्ल की लगती है, लेकिन उसमें से बहुत सी ग़िज़ाइयत निकल चुकी होती है। लेकिन बर्गर के लिए जो आटा होता है उसमें इजाफी चीज़ें डाली होती हैं, और वो इजाफी चीज़ें जो है वो नुकसानदेह होती हैं। उसमें शुगर बहुत ज़्यादा डाली होती है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाली होती हैं, ताकि बर्गर जो है वो देर तक रहे, क्योंकि वो बना कर रख देते हैं और उसके बाद फिर वो देर तक चलता है। इसी तरह जो गोश्त है, बर्गर की जो पैटी है गोश्त की, उसमें आपको या मुझे नहीं पता होता है कि उसमें क्या कुछ डाला हुआ है, राइट। लेकिन उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें डाली होती हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं, केमिकल होते हैं टेस्ट बढ़ाने के लिए। लेकिन उसके अलावा उसमें गोश्त का जो कचरा है वो भी डाला होता है, यानी जो गोश्त अगर हम वैसा खरीदें तो हम उसको फेंक देंगे, उसमें वो भी चीज़ें डाली होती हैं, क्योंकि उनको ज़ाहिर है अपना प्रॉफिट बनाना होता है। तो अगर आप वही चीज़ घर में बनाएं, यानी आप खुद अंडे उबाल के ताज़ा सलाद और उसमें शामी कबाब अच्छे कीमे से बनाएं, तो वो एक मतवाज़न खाने में बन सकता है। लेकिन बाहर की जो चीज़ें हैं उसमें एक तो क्वालिटी की चीज़ें नहीं होती, या कोई गारंटी नहीं होती क्वालिटी की चीज़ें, उनमें केमिकल होते हैं। और उसके अलावा उसमें टेस्ट बनाने के लिए मीठा बहुत ज़्यादा डाला होता है, बर्गर में भी मीठा होता है, केचप में बहुत ज़्यादा मीठा होता है, और जो आप वो उस पे इधर उधर की चीज़ें डलवाते हैं, सॉस जो डलवाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं। तो इसमें एक तो यू नो जो पैटी तली जाती है, तेल में तली जाती है, आमतौर पे डीप फ्राई की जाती है, उससे चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। इसमें मक्खन डाला जाता है टेस्ट बनाने के लिए, गहरे तेल में तला जाता है, नमक ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि नमक से फ्री होता है कि वो अगर थोड़ा सा पुराना भी हो तो टेस्ट हमें पता नहीं चलता। तो ये वजह है कि और फिर आम तौर पे ये होता है कि खास तौर पे जो सस्ते फास्ट फूड रेस्टोरेंट हैं, वो आपको 2-3 मुख्तलिफ साइज के बर्गर देते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं जी कि बड़ा बर्गर खरीदें तो अच्छा डील मिलेगा, राइट। तो आप जितना बड़ा बर्गर खाएंगे उतनी ही उसमें कैलोरी ज़्यादा होंगी। फिर उसके साथ अक्सर हम लोग फ्राइज ले लेते हैं जो डीप फ्राइड होती हैं, उसमें स्टार्च होता है और उसमें तेल होता है। और फिर साथ हम वो कोई कोक पेप्सी वगैरह भी पी लेते हैं जिसमें शुगर भरी होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर है सेहत के लिए अच्छी नहीं है, राइट। यही चीज़ें अगर आप घर में बनाएं, मुनासिब पोर्शन में खाएं, तो सेहत का कोई मसला नहीं होता। गो आई अहेड। थिंक इसमें ये बात भी है कि इसके इन चीज़ों के लिए ना वो बहुत ज़रूरी होती है रेगुलेशन, कि अगर ये जो इंडस्ट्री है या रेगुलेटेड नहीं है ना, तो वो कुछ भी करेंगे। और वो एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। चाहते हैं कि आप एडिक्ट एडिक्ट बनो उनके फूड के,
राइट। यस फॉर एग्जांपल यस यूरोप में बहुत बिल्कुल। सारे रेगुलेशन है इसके मामले में, लेकिन अमेरिका के अंदर भाई बिल्कुल छूट है। यहाँ पे लिटरली कंपनीज ये करती हैं कि वो साइकोलॉजिस्ट को हायर करती हैं और उन लोगों को हायर करती हैं जो कि जिनको कहते हैं टेस्ट इंजीनियर्स। वो राइट ये राइट। चाहते हैं कि वो उनकी जो फूड है ऐसे इंजीनियर करें कि आप लिटरली एडिक्ट हो जाओ उनकी फूड के। और आई मीन आपको ऐसी चीज़ें शायद यूरोप में कभी नहीं देखेंगी। यहाँ पे लिटरली ये अमेरिका के अंदर एक जगह है, मुझे याद नहीं आ रहा शायद कहाँ पे, शायद लॉस वेगस के अंदर है, जिसका नाम है हार्ट अटैक ग्रिल। जिसका लिटरली नाम ये है, हार्ट अटैक ग्रिल, और वहाँ पे राइट लोग राइट। खा खा के मर जाते हैं। राइट। तो यस यस। भाई क्या कहते हैं इन पे बिलीव करना जो है मैं बिल्कुल नहीं कर सकता भाई, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एडिक्ट बनो उनकी फूड का, और वो बना के बना देंगे आपको। राइट। अच्छा जी, अगला सवाल है अजहर शेख साहब का, हैदराबाद से। और ये बहुत उम्दा सवाल है कि बहुत से वायरस ऐसे होते हैं जिनके बारे में पहले नहीं सुना था, और वो अचानक पता चलता है कि कोई नया वायरस आ गया है। तो ये वायरस कहाँ से आते हैं, और ये नए हैं या इर्तिका करके आते हैं? तो अर्ज है कि वायरस को अगरचे जिंदा नहीं कहा जाता, लेकिन वायरस एक बायोलॉजिकल स्पीशीज है। यानी वायरसेस की बहुत सी स्पीशीज होती हैं, मैं जनरल एक जेनेरिक वायरस की बात कर रहा हूँ। तो उसमें एक तो ये है कि आमतौर पे हम जब वायरस का सोचते हैं तो हम उन वायरसेस का सोचते हैं जो इंसानों पे हमला करती हैं। 99.9% वायरसेस जो हैं वो इंसानों पे हमला नहीं करती। वो ज़्यादातर दूसरे जानवरों पे, और 99% वायरसेस जो हैं वो तो सिर्फ बैक्टीरिया पे हमला करती हैं। क्योंकि अगर आप समुंदर के देखें, समुंदर में अरबों किस्म के बैक्टीरिया हैं, और अरबों ही किस्म की वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया पर हमला करती हैं, राइट। और उनसे अपनी कॉपियां बनवाती हैं। तो बेसिकली वायरस क्या है? वायरस एक जीनियाती मटेरियल है जो खुद कॉपी बनाने के अपनी कॉपी बनाने के काबिल नहीं होता। उससे ज़रूरत होती है कि वो किसी खलिए में जाए जहाँ पे कॉपी बनाने का मैकेनिज्म मौजूद है, और वो फिर उसको हाईजैक करके उससे अपनी कॉपी बनवाता है, राइट। तो इंसानों पे जो वायरसेस अटैक करते हैं उनका पता भी आहिस्ता आहिस्ता हमें चला है। तो ये मुमकिन है कि बहुत से वायरसेस ऐसे हों जो इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन अभी तक हमें ये पता ना हो कि वो बीमारी जो है किसी वायरस की वजह से हो रही है। जैसे अभी यानी एक दो दिहाई पहले हमें पता चला है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी, वो ख्वातीन में सर्विक्स के कैंसर की वजह बनता है। यानी सर्विक्स का कैंसर और वजह से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर सर्विक्स के कैंसर जो हैं, यानी ख़वातीन के अंदाम नानी का एक हिस्सा है सर्विक्स, उसमें वो एचपीवी यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से ये बनता है। तो ये अभी हमें दो दिहाई पहले पता चला, उससे पहले नहीं पता था हमें, राइट। तो ये मुमकिन है कि और बीमारियां ऐसी हैं जो वायरस से होती हों। तो एक तो इंसान की अपनी लिमिटेशन है इल्म की। दूसरा ये है कि अभी तक जो वायरस दरियाफ्त हुए हैं, चाहे वो इंसानों में हो, जानवरों में हो, या बैक्टीरिया में हो, उनमें से एक भी वायरस ऐसा नहीं है जो यकजा खुद ब खुद पैदा हो गया हो। ये सारे इवॉल्व होते हैं, जैसे बाकी जानवर या बैक्टीरिया इवॉल्व होते हैं, उसी तरह वायरस भी इवॉल्व होते हैं। और एवोल्यूशन का तरीका वही है कि इसमें जीनियाती मटेरियल है, जब ये अपनी कॉपियां बनवाते हैं तो उसमें म्यूटेशंस हो सकती हैं। उस म्यूटेशन से इनकी कॉपियां बनाने की सलाहियत कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। अगर वो ज़्यादा हो गई है तो फिर वो ज़्यादा एफिशिएंटली कॉपियां बनवाएंगे। मिसाल के तौर पे अभी 5-6 साल पहले जो पेंडेमिक आया था कोरोना वायरस का, तो अब हमें पता है कि वो कोरोना वायरस जो है वो बैट्स में यानी चमगादड़ों में मौजूद वायरस से इस कदर ज़्यादा मिलता है कि अक्सर माहिरीन का ख्याल यही है कि ये बैट्स में म्यूटेट हुआ, बैट से किसी और जानवर में गया, वहाँ से इंसानों में आया। और ये ऐसा इत्तेफाक है कि उसमें ऐसी म्यूटेशन थी जो इंसान के जो हमारा निज़ाम तनफ़ुस है उसमें जो खलिए होते हैं, उसके सरफेस पे एपिथेलियल लेयर पे जो खलिए होते हैं, उनमें एक रिसेप्टर होता है एस 2 के नाम से। तो वो इत्तेफाक ऐसा था कि उसमें ऐसी म्यूटेशन थी कि वो एस 2 के साथ बाइंड कर सकता था, और इस तरह से वो जिस्म में दाखिल हो गया। तो ये वायरस नया नहीं था, ये बहुत अरसे से बैट्स में मौजूद था, अब भी मौजूद है। और अब चूंकि हमें कोरोना वायरस का पता है, तो अब हमें पता है कि इससे मिलते जुलते वायरस बहुत से जानवरों में पाए जाते हैं। तो म्यूटेशन से उसमें ऐसी काबिलियत हुई कि वो अब इंसानों पे भी हमला करने लगा। इसी तरह हमें पता है कि ये जो है, सॉरी, एड्स का वायरस जो है, HIV वायरस, राइट, ये भी एप्स में बहुत अरसे से मौजूद है। उसका नाम फ़र्क है, लेकिन वो 99% उसका जीनियाती मटेरियल वही है जो इंसानों में जो एड्स का वायरस है, HIV। तो
वो म्यूटेशन हुई और फिर वो जानवरों से मतलब अफ्रीका में लोग चिंपैंजीज का शिकार करके खाते हैं उन्हें। तो किसी, अब हमें पता है कि किसी ने शिकार किया, उस शिकार के दौरान उसको, उस शिकारी को भी चोट लगी और चिंपैंजी का खून उस इंसान के खून में चला गया। ये पहला शख्स था जो HIV से म्यूटेट हुआ था, इन्फेक्ट हुआ था, राइट। तो उससे पहले हो सकता है ये वायरस बहुत अरसे से मौजूद हो और कोई ऐसा इत्तेफाक ना हुआ हो कि वो इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाए। ये भी मुमकिन है कि उससे ये जो वाक़या था इससे कुछ अर्से पहले ही वो म्यूटेशन हुई हो उस वायरस में। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक्सीडेंटल होती हैं, इत्तफाकी होती हैं। लेकिन वायरस हमेशा म्यूटेट करके आता है। यानी जब हम कहते हैं कि एक नया वायरस आ गया, उसका मतलब ये होता है कि इंसानों में वो वायरस पहले नहीं अटैक कर सकता था, अब किसी म्यूटेशन की वजह से वो इंसानों में भी अटैक करने के काबिल हो गया है। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो अमीन उस्मान साहब का है, गुजरांवाला से। ये हसन आपके लिए है। डायसन स्फीयर क्या है और किस काम आता है? सो डाइसन स्फीयर जो है वो एक हाइपोथेटिकल स्फीयर है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट अभी हमें नहीं पता वो करता है। और आई मीन अजीब अजीब बात होगी अगर वो खुद से एग्जिस्ट करता हो। तो डाइसन स्फीयर जो है वो हाइपोथेटिकल इसलिए है कि वो एक स्टार के इर्द गिर्द बनाया जाता है, ठीक है। और उसका जो काम है वो ये है कि जो स्टार का आउटपुट है, राइट, जो वो एनर्जी और हीट बाहर यू नो एक्सपेल कर रहा है, उसको आप कैप्चर करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सको, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल स्फीयर है डाइसन स्फीयर। ओके, वो एक स्टार के इर्द गिर्द बनाओ और उसकी एनर्जी जो है वो आप ये कहते हैं कंज्यूम कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो अपने अपने पर्पसेस के लिए। तो ये इसलिए हाइपोथेसिस किया जाता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट स्पीशीज जो है ये बना सकती हैं, हमें ये लगता है, राइट। हमारी हमारी जो ह्यूमन बींग्स हैं, आई डोंट थिंक हमारे पास रिसोर्सेज हैं एक डायसन स्फीयर बनाने के अराउंड सन फॉर एग्जांपल, राइट। उसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल, शायद जितनी अर्थ जितनी बड़ी है उससे भी बहुत ज़्यादा मटेरियल चाहिए होगा। तो you need a very intelligent and very advanced species to make a Dyson sphere, for example. तो या ये एक hypothetical चीज़ है। सही। लेकिन एक सवाल, अगर कहीं ऐसी कोई इंटेलिजेंस मौजूद है जिसने डायसन सफीयर या पार्शल डायसन सफीयर बनाया हो, तो इज देयर एनी वे कि हम उसे डिटेक्ट कर सकें? सो अगेन पहली बात तो ये वो स्पीशीज बहुत एडवांस्ड होगी। और राइट। अगर तो वो बहुत एडवांस स्पीशीज है तो क्या हमें ये पता है, फॉर एग्जांपल हमें कैसे पता कि सन के इर्द गिर्द ऑलरेडी एक डायसन स्फीयर नहीं है जो हमें दिख नहीं सकता? वी डोंट नो। आई मीन हो सकता है कि सन का जो आउटपुट हम मेजर करते हैं, एक्चुअल में उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आउटपुट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है उस डायसन स्फीयर के अंदर, और हमें जो है वो बाकी का आउटपुट दिखता है। तो हमें नहीं पता कि डायसन स्फीयर सन के इर्द गिर्द है या नहीं। हो सकता है कि ऐसा डायसन स्फीयर हो कि जिसमें से आप पास भी कर सकते हो और आपको पता नहीं लगेगा, और आप देख भी नहीं सकते वो क्योंकि अगर एक बहुत ही एडवांस स्पीशीज है तो वो शायद ऐसा बना सकती है डायसन स्फीयर। हमें नहीं लगता कि अभी अगर मैंने गेस करना हो कि हमारे जो करंट लॉज ऑफ फिजिक्स हैं उससे कंसिस्टेंट है ये डायसन स्फीयर, तो आई डोंट थिंक सो। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा लॉ ऑफ फिजिक्स है जो कि हमें ना पता हो, राइट, और कोई तरीका हो बनाने का, आई डोंट नो, राइट। तो लेकिन ये मतलब अगर चांद सूरज के गिरता है वो तो हम आई थिंक के हमारे जो सूरज का थ्योरेटिकल मॉडल है बेस्ड ऑन क्वांटम फिजिक्स, राइट। यस। उससे जो स्पेक्ट्रम हम प्रिडिक्ट करते हैं, सूरज का स्पेक्ट्रम अगर बिल्कुल वैसा ही है तो देन यू कैन अस्यूम कि उसमें कोई नहीं, एडिशनल चीज स्पेक्ट्रम नहीं है। स्पेक्ट्रम चेंज नहीं होगा उस डायसन स्फीयर हम्म। से, एनर्जी आउटपुट चेंज होगा। आई मीन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि आप ये क्या कहोगे, ओके, सो अगर डायसन स्फीयर जो है वो सिलेक्टिव है ना, अगर वो ये करता है कि राइट। कुछ वेवलेंथ की एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ नहीं करता, हाँ वो हम कर सकते हैं डिटेक्ट। लेकिन अगर डायसन स्फीयर जो है वो बिल्कुल ब्लाइंड है वेवलेंथ के लिए, वो तमाम वेवलेंथ्स को इक्वली अब्जॉर्ब करता है, तो आई फिर हम सी, नहीं बता राइट सकते, राइट राइट। राइट राइट। दैट्स अ गुड पॉइंट, यस। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो मिर्ज़ा ज़फ़र इकबाल साहब का है। और ये बहुत आम सवाल है, बहुत अक्सर ये सुनने में आता है, हमारे यहाँ बहुत गलतफहमियाँ भी हैं इस बारे में। और सवाल ये है कि क्या बादाम यादाश्त के लिए और गाजर नज़र के लिए मुफीद होती है? तो पहली तो बात यही है कि ये एक बहुत आम गलतफहमी है कि फलां चीज़ आप खाएंगे तो आपकी फलां काबिलियत बढ़ जाएगी, राइट। इन जनरल ऐसा नहीं होता। इंसानी जिस्म बेहद पेचीदा है। इंसान क्या, जानवर जितने भी हैं, इंसान और जानवर के मेटाबॉलिज्म में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। बायोलॉजी बहुत ज़्यादा पेचीदा है। अगर आप दिमाग की बात करें तो दिमाग में जो प्रोसेसेस होते हैं, जो बायोकेमिस्ट्री है दिमाग की, वो बहुत पेचीदा है। एक चीज़ खाने से वो बायोकेमिस्ट्री तब्दील नहीं होगी, दिमाग के न्यूरॉन्स के कनेक्शन तब्दील नहीं हो जाएंगे, आंखों में जो हमारे रिसेप्टर्स हैं उनकी प्रोटीन तब्दील नहीं हो जाएगी गाजर खाने से। तो ये एक बुनियादी गलती है कि फ़लाँ चीज़ खाएंगे तो हमारा फ़लाँ फंक्शन बेहतर हो जाएगा। लेकिन
ये बात दुरुस्त है कि एक छोटी सी अगर मैं मिसाल लूं कि हम सिर्फ अगर पानी कम पिए तो दिमाग की काबिलियत कम हो जाती है। यानी अगर हम डिहाइड्रेटेड हों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग थके हारे आते हैं बाहर से, धूप में, आजकल गर्मियां हैं, वो चिड़चिड़े होते हैं। राइट, वो चिड़चिड़े क्यों होते हैं? इसलिए कि उनके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स की खास तौर पे पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। उससे दिमाग की प्रोसेसिंग तब्दील हो जाती है। तो ये बात ज़रूर है कि अगर आप मुतनासिब ग़िज़ा खाएं, पानी पिएं, और दिमाग को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ऐसी ग़िज़ा खाएं जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो दिमाग सेहतमंद रहेगा। इसी तरह आंखों को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो ग़िज़ाएं खाएं जिसमें वो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो आंखें सेहतमंद रहेंगी। तो ये बात दुरुस्त है कि दिमाग में वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पूरे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन दिमाग के लिए ख़ास तौर पे वो फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये ज़रूर है कि बादाम खाने से दिमाग को वो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो उसे चाहिए होते हैं। लेकिन आप अगर मुतनासिब ग़िज़ा खाएं तो बादाम ना खाएं तब भी वो दिमाग को वो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होंगे। राइट, तो ये दुरुस्त नहीं है कि 7 बादाम खा लें, या दिमाग का बादामों के 5 या 7 होने से कोई ताल्लुक नहीं है। दिमाग को न्यूट्रिएंट चाहिए, वो अगर आप 6 खा लें या 8 बादाम खा लें तब भी वो उसको मिल जाएंगे। राइट, तो क्वांटिटी जो है वो इन जनरल आप महदूद रखें, लेकिन काउंट करके ये 5 या 7 या 9 या ताक या जुफ्त, इससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह गाजर है, गाजर में विटामिन ए होता है जो हमारी जो ऑप्टिक वो है, हमारा जो पर्दा बसारत है, रेटिना, उसमें जो प्रोटीन बनती है, ऑप्सिन प्रोटीन, वो बेसिकली विटामिन ए से ही बनती है। तो इसलिए कहते हैं कि गाजर खाने से जिसमें ज़्यादा विटामिन ए जाएगी तो आंख का पर्दा जो है उसको विटामिन ए मिलेगी। तो ये बात दुरुस्त है कि विटामिन ए की बहुत कमी हो तो नज़र ख़राब हो सकती है, लेकिन अगर आप मुतनासिब ग़िज़ा खा रहे हैं और दूसरी सब्जियां खा रहे हैं तो उनमें भी विटामिन ए होता है। तो सिर्फ गाजर खाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि गाजर में विटामिन ए होता है जो मुफीद होता है। अच्छा जी, अगला सवाल है राबिया रिहान साहब का, मॉन्ट्रियल से, और इनका सवाल बहुत अहम, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल साहिबा। है। साहिबा जी। राइट। अ, तो डायनासोर की एक डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि ज़मीन पर ऐसे अदवार गुजरे हैं जब लाखों साल तक शदीद बारिशें होती रहीं और तवील खुश्क साली और आतिशफशानी के सरगे में रहीं। तो सवाल ये है कि करोड़ों सालों का हाल, मौसमी हाल, साइंसदान कैसे मालूम कर लेते हैं? तो ये ज़ाहिर है बहुत अच्छा सवाल है। टेक्नोलॉजी से मुतालिक है कि साइंसदानों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिनसे ये मालूम कर लेते हैं। तो बहुत सी टेक्नोलॉजी है, कोई एक टेक्नोलॉजी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक तो हमारे पास डेटिंग टेक्निक्स है। राइट, कार्बन डेटिंग है, जो हम जो बायोलॉजिकल टिश्यू है जो 50-60 हज़ार 70 हज़ार साल तक का अंदाज़ा लगा सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं। लेकिन किसी बायोलॉजिकल टिश्यू को, मरे हुए उस जानवर को, जिसका वो टिश्यू है उसको मरे हुए 1,000 साल गुजरे हैं या 50,000 साल गुजरे हैं, ये हम कार्बन डेटिंग से मालूम कर सकते हैं। राइट, उसके अलावा डेटिंग के और बहुत सी तरीके हैं जिनसे हम चट्टानों की उम्र मालूम कर सकते हैं। यानी आपको पता है कि ज़मीन के नीचे तो चट्टानें लिक्विड हालत में होती हैं, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। राइट, वो मैग्मा जब ज़मीन की सतह पे आता है, जिसे हम लावा कहते हैं, लावा जम के चट्टानें बन जाती हैं, जो कि फिर टूट फूट उसमें होती है और उसमें और बहुत कुछ होता है। तो चट्टानों की भी मुख्तलिफ किस्में हैं, उनकी डेट करने के भी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। तो जब हम किसी चट्टान की डेट मालूम करते हैं तो उसमें ऐसे केमिकल होते हैं जो उस चट्टान के बनने के वक्त जो मौसमी हालात थे उनका पता देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर जहाँ पे कहीं दरिया थे, तो अब दरिया के नीचे आपको पता है कि ख़ास किस्म की वो कीचड़ होती है, तिलछट जिसे कहते हैं। वो फिर खुश्क होकर चट्टानें बनती हैं। उसकी केमिकल क्वालिटीज़, उसकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़, केमिकल क्वालिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं। अगर कहीं सहरा था, जो एक रेत से बनी तहें हैं, उनकी केमिकल क्वालिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं। समुंदर के नीचे जो चट्टानें बनी हैं उनकी केमिकल क्वालिटीज़ मुख्तलिफ होती हैं। तो उन तहों को पढ़कर साइंसदान ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा था। फिर हमें फॉसिल्स मिलते हैं। फॉसिल्स से हमें आबो हवा का बहुत अंदाज़ा हो सकता है, क्योंकि फॉसिल्स जिन जानवरों के हैं उनके जो अगली नस्लें हैं वो आज भी मौजूद हैं। तो उनसे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि जैसे अगर कोई यू नो हुफ्ड एनिमल है, यानी जैसे गाय भैंस वगैरह जो हैं,
इनके अगर फॉसिल हैं तो हमें पता है कि वो वहाँ पे होंगे जहाँ पे घास ज़्यादा होती थी, जहाँ पे हवा में नमी ज़्यादा होती थी। अगर हमें ऊँटों के जो अजदाद हैं उनके फॉसिल मिले तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो वहाँ पे सहरा था। तो उसके अलावा मतलब दरख्तों के पोलन वो बड़े अच्छे प्रिजर्व होते हैं। वो पोलन से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो दरख्त किस चीज़ का था और वो दरख्त किस माहौल में होता है। तो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे हम ये मालूम करते हैं। आतिशफशानी से हम पता लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब अगला सवाल जो है वो है जोया खाक साहब का। मुझे पता नहीं साहब हैं साहिबा हैं। और ये एक अच्छा सवाल है। ये एक पेम्बा इफेक्ट इससे कहते हैं। वो ये है कि एक स्टूडेंट था, गालिबा नाइजीरिया का स्टूडेंट था। तंजानिया। उसने ये जी तंजानिया। तंजानिया का, थैंक यू। उसने ये सबसे पहले ये पता लगाया था कि उबलता हुआ पानी जल्द बर्फ बन जाता है ठंडे पानी की निस्बत। यानी फ्रीजिंग के लिए उबलता हुआ पानी जो है वो तेजी से बर्फ बनता है, जो कि काउंटर इंट्यूटिव है। लेकिन तजर्बा से ये पता चलता है। तो सवाल ये है कि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो हसन, आप कुछ कहेंगे इस बारे में? बाय द वे, वो जो मैंने पहले डायसन स्फीयर के बारे में बात कर रहा था ना, मैंने भी सोचा कि अगर डायसन स्फीयर मौजूद है ना सन के इर्द गिर्द, तो उसकी ग्रेविटी जो है वो फील होगी अर्थ पे। तो आई थिंक वो एक तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं। तो लेकिन अगर वो किसी बहुत दूर के सितारे पर, ऐसे सितारे के इर्द गिर्द है और इनविजिबल है, तब मुश्किल है पता लगाना। अच्छा, तो एम्पेम्बा इफेक्ट जो है ना, उसकी तारीख जो हम थोड़ी सी बता दिया गई साहब ने, वो यही है कि 1963 के अंदर तंजानिया का एक स्टूडेंट था एम्पेम्बा के नाम से, और वो आइसक्रीम बना रहे थे। और उन्होंने ये हम्म इफेक्ट जो है वो क्या कहते हैं, डिस्कवर किया कि जो हॉट वाटर है वो ज़्यादा जल्दी हम्म फ्रीज हो गया एज कम्पेयर टू हम्म कोल्ड वाटर, जो कि काउंटर इंट्यूटिव है। और ये बहुत बहुत ज़्यादा अजीब बात है। तो बात यह है कि जिस तरह से इसमें इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एक्सपेरिमेंटल एरर्स हैं, ठीक है। और अगर हम्म आप उनका ख्याल नहीं रखोगे तो ये आपको शायद लगे कि हाँ, जो हॉट वाटर है वो जल्दी फ्रीज हो रहा है। इन ये हम्म बेम्बा इफेक्ट जो है वो गलत है। ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट 2016 के अंदर एक जर्नल में, मुझे याद नहीं आ रहा आई थिंक जर्नल का नाम, लेकिन एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसके अंदर उन्होंने प्रिसाइज कंट्रोल के अंदर वाटर को टेस्ट किया था, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। राइट। तो जो हम्म कोल्ड वाटर है वही जल्दी फ्रीज होता है। अब कैसे हो सकता है ये कि हॉट वाटर जो है वो किसी एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से जल्दी फ्रीज हो जाए? सो उसकी एटलीस्ट तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर आप उसको फ्रीजर में रख रहे हो ना, दोनों हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को, तो जो आपको पता है ना कि फ्रीजर जो है उसकी जो लाइनिंग होती है उसके उस पर बर्फ जमी होती है। तो अगर हम्म हॉट वाटर है तो अगर आप वो रखते हो उस बर्फ के ऊपर, तो हो सकता है कि वो उस बर्फ को पिघला दे और उसका जो फ्रीजर की जो एक्चुअल शेल्फ है ना उसके साथ कांटेक्ट हो। तो इसका हम्म मतलब है कि उसको ज़्यादा ज़्यादा ठंडक मिल रही है एज़ कम्पेयर टू जो ठंडा वाटर है। राइट। तो ये एक हम्म तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि अगर तो आप उसको या रख रहे हो कहीं पे फ्रीज होने के लिए, तो जो हॉट वाटर है अगर वो बहुत ही हॉट है, तो वो बहुत ज़्यादा जो आप वाटर है वो लूज कर दोगे बिकॉज ऑफ एवेपोरेशन। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हॉट वाटर है वो कम है मिकदार के अंदर एज कम्पेयर टू राइट। कोल्ड वाटर। तो आप कम पानी जो है वो फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि जल्दी फ्रीज होगा। तीसरी बात यह है कि आप थर्मोमीटर कहाँ पे रख रहे हो। ठीक है। थर्मोमीटर अगर आप रख रहे हो ऐसे कि वो हॉट वाटर के अंदर है, लेकिन वो जो कप है उसको टच नहीं कर रहा, तो आपको एक डिफरेंट रीडिंग मिलेगी। लेकिन अगर वो कप को टच कर रहा है, क्योंकि कप से बॉयल सॉरी कप से जो एजेस होती है ना हॉट वाटर की, जिस कंटेनर के अंदर वो है, वहां से वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है। तो अगर आप उसको टच कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये जल्दी फ्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू हॉट कोल्ड वाटर। तो इस तरह की तमाम चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट या केमिस्ट नहीं हो, तो इन चीज़ों का ख्याल आप शायद नहीं रखोगे। राइट। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल केमिस्ट और फिजिसिस्ट हैं उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था 2016 के अंदर, और ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन एक बात यह है कि पानी हालांकि एक बिल्कुल आम चीज़ है, हम रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन पानी के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी यूनिक है, चूँकि पोलर है। और उस वजह से इसकी खसूसियात ऐसी हैं जो बाज़ औक़ात प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है। राइट, जैसे बहुत हाई प्रेशर पे बर्फ़ के जो क्रिस्टल बनती हैं वो उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो साइंसदान अभी तक ये पूरी तरह से मैप नहीं कर पाए कि बर्फ़ की कुल कितनी किस्में होती हैं। राइट, तो वो जब भी वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सट्रीम प्रेशर पे, या नहीं एक्सट्रीम लो प्रेशर पे, तो क्रिस्टल सॉरी
एक्सट्रीम लो टेम्परेचर और एक्सट्रीम हाई प्रेशर पे, राइट? तो बर्फ के क्रिस्टल जो हैं वो मुख्तलिफ बनती हैं, क्योंकि वो फिर पानी को जो मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, वो मुख्तलिफ तरीकों से बन सकती है। वो स्ट्रक्चर वो नहीं होता जो नॉर्मल बर्फ का होता है। तो बहरहाल इस या बारे में अभी रिसर्च चल रही है। और आई मीन उसके अलावा और भी जो वाटर की जो इनॉर्मल डेंसिटी है, इनॉर्मल डेंसिटी, यस, ये भी बहुत मज़ेदार बात है कि वाटर की जो राइट, हाईएस्ट डेंसिटी होती है वो तब होती है जब वो 4 डिग्री पे होता है। एग्जैक्टली, उससे अगर आप राइट, कम टेम्परेचर पे जाओ तो वाटर जो है वो हल्का होता है एक्चुअली, जो कि अजीब सी बात राइट। है। और आई थिंक सपोज करो अगर ये ना होता ना तो जो फॉर एग्जांपल अगर आप एक लेक है अगर, और हम्म, कनाडा के अंदर है वो लेक, तो सर्दियों में हम्म, तो जो एक्वेटिक लाइफ है वो तो मर जाएगी राइट, क्योंकि सारा राइट, पानी बर्फ बन जाएगा, लेकिन वो नहीं बनता क्योंकि जो नीचे का राइट। पानी है वो हमेशा 4 डिग्री पे रहता है, जो ऊपर 4 डिग्री, बर्फ जम बिल्कुल, जाए चाहे। राइट। राइट, राइट। चलिए, अगला सवाल जो है वो नाजिया नाजिया साहब का है, और ये भी आसान आपके लिए है कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में क्या होता है? सो वर पहली बात तो ये है कि व्हाट यू मीन बाय इनसाइड अ ब्लैक होल सिंगुलैरिटी। यहाँ लिखा हुआ है इनसाइड अ ब्लैक होल सिंगुलैरिटी। आई डोंट थिंक देयर इज एन इनसाइड ऑफ हम्म, ब्लैक होल सिंगुलैरिटी। अगेन, सो ब्लैक होल के मिडल में क्या होता है? मिडल का मतलब सिंगुलैरिटी, क्योंकि हमेशा ब्लैक होल की जो सिंगुलैरिटी है वो मिडल में नहीं होती। अगर तो वो रोटेटिंग ब्लैक होल है तो सिंगुलैरिटी एक्चुअली एक सर्कल होता है, ना कि एक पॉइंट। हम्म, तो हमें नहीं पता क्योंकि वहाँ पे जनरल रिलेटिविटी ब्रेक डाउन, बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाती है। डिफरेंट वो हैं, क्या कहते हैं, प्रपोजल्स हैं इसके लिए। फॉर एग्जांपल एक प्रपोजल जो है वो ये है कि अगर आप ब्लैक होल में जाओ तो इट विल टेक यू टू अ डिफरेंट यूनिवर्स। उसकी रीज़न क्या है? वो इसकी ये रीज़न है कि जब आप श्वासशील ब्लैक होल को स्टडी करते हो, या फिर श्वासशील को ना भी करो, श्वासशील का मतलब है कि ऐसा ब्लैक होल जो कि घूम नहीं रहा और उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं है, सिंपल ब्लैक होल। हम्म, तो इट टर्न्स आउट कि वो जो कोऑर्डिनेट्स आप यूज करते हो ना उस ब्लैक होल को और उसके ब्लैक उसके जो बाहर स्पेस टाइम है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उन कोऑर्डिनेट्स में ना एक प्रॉब्लम होती है। तो आप बेटर कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हो। इट टर्न्स आउट कि जब आप बेटर कोऑर्डिनेट्स यूज करते हो तो उन कोऑर्डिनेट्स को आप एक्सटेंड कर सकते हो इन अ वे कि आपको लगता है कि ये जो एक्सटेंशन है ना ये दरअसल एक एक्स्ट्रा यूनिवर्स है। और उस यूनिवर्स में हम्म, जाने का तरीका ये है कि आप ब्लैक होल के अंदर जाओ और वापस आ जाओ वहां से। हम्म, तो ये तरीका है वहां से वापस आने का। और बाय द वे ये जो एक्सटेंशन मैं बता रहा हूँ ना ये एक और चीज़ प्रिडिक्ट करती है जिसको वाइट होल कहते हैं। वो भी हमें आज तक नहीं दिखा। वाइट होल ये है कि राइट, जिसमें से चीज़ें बाहर आ सकती हैं, अंदर ही जा सकती हैं। राइट, तो राइट। हमें नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में क्या होता है, बिकॉज वहाँ पे जनरल रिलेटिविटी ब्रेक डाउन हो जाती है। वहाँ पे क्या होता है उसके लिए यू नीड क्वांटम ग्रेविटी। हम्म। तो ये सवाल हमने पहले भी डिस्कस किया था, राइट? कि सिंगुलैरिटी जो है वो आर्टिफैक्ट है हमारे इक्वेशंस का, या इट एक्चुअली एग्जिस्ट इन रियलिटी? तो आई हैव ऑलवेज आई मतलब मेरा ओपिनियन हमेशा ये रहा है कि इट्स एन आर्टिफैक्ट ऑफ मॉडलिंग। अगर हम बेहतर मॉडल बनाएं, जैसे आप कह रहे थे ना क्वांटम ग्रेविटी का, अगर हमें मॉडल मिल जाए तो मोस्ट लाइकली या ये सारे सिंगुलैरिटीज विल गो अवे। Yeah, so I think that too. I mean, quantum gravity में singularities नहीं होनी चाहिए, क्योंकि it doesn't make sense. राइट, So general relativity जो है itself उसके अंदर singularities तो हैं, right? इसका मतलब सिर्फ ये है कि जनरल रिलेटिविटी जो है वो अपना ब्रेक डाउन प्रिडिक्ट कर रही है कि मैं यहाँ पे यस, ब्रेक डाउन हो जाती हूँ। अच्छा, यहाँ यस, पे दो तरह की सिंगुलैरिटीज होती हैं बाय द वे। अगर अब मुझे नहीं पता कि कितने लोग जो कि इसको सुन रहे हैं उन्होंने श्वार्ट्ज़शील्ड सोल्यूशन देखी हुई है जनरल आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस की, लेकिन श्वार्ट्ज़शील्ड सोल्यूशन में एक टर्म होती है जो कि रेडियस रेडियस कोऑर्डिनेट के साथ होती है। उसको कहते हैं वन, वो होती है 1 - 2 GM/r। ठीक है। अब जी जो है वो न्यूटन्स कांस्टेंट है, एम जो है वो ब्लैक होल का मास है, आर जो है ना वो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल। तो ये रेडियल कोऑर्डिनेट है। ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अगर, अच्छा, ये जो मैं बता रहा था ना कि मैं श्वार्ट्ज़शील्ड मैट्रिक होता है, ये जो मैंने बोला ना 1 - 2 GM/r, ये डिनोमिनेटर में आ रहा होता है। तो अब अगर आप r को रख दो इक्वल 2 GM, तो 2 r = 2 GM जो है वो दरअसल ब्लैक होल का इवेंट होराइजन होता है। ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि अगर r जो है वो 2 GM के इक्वल है तो यू विल गेट 1 - 2 GM/2 GM, बट 2 GM/2 GM इज 1, तो यू गेट 1 - 1 विच इज 0, और 0 डिनोमिनेटर में है। इसका मतलब है कि यू हैव अ सिंगुलैरिटी एट इवेंट होराइजन, नॉट एट सिंगुलैरिटी, नॉट एट द यू नो मिडल ऑफ द ब्लैक होल। तो क्या इवेंट होराइजन पे भी सिंगुलैरिटी होती है? उसका आंसर है नहीं, क्योंकि देर आर, जैसे कि मैं कह रहा था कि देर आर टू काइंड्स ऑफ सिंगुलैरिटीज।
ये जो मैं सिंगुलैरिटी की बात कर रहा हूँ ना, जो कि इवेंट होराइजन के ऊपर लग रही है कि है, वो है हम्म, कोऑर्डिनेट सिंगुलैरिटी। और जो मैं पहले बोला था ना कि वो कोऑर्डिनेट्स में मसला होता है, वो मसला ये है कि इसके अंदर ऐसा लगता है कि इवेंट होराइजन पे सिंगुलैरिटी है, लेकिन नो, दे आर जस्ट बैड कोऑर्डिनेट्स। यू हैव टू यूज हम्म, बेटर कोऑर्डिनेट्स, राइट? और right, कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं, उनको कहते हैं क्रिस्टल कोऑर्डिनेट्स, जिसके अंदर इवेंट होराइजन में कोई सिंगुलैरिटी नहीं होती, राइट? हम्म, तो लेकिन जो बीच में है ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी, आप कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज कर दो, वो बीच वाली सिंगुलैरिटी खत्म नहीं होने वाली, इसको कहते हैं फिजिकल हम्म, सिंगुलैरिटी। तो वो हम्म, फिजिकल सिंगुलैरिटी तो है जनरल रिलेटिविटी के अंदर, उससे आप राइट, जान नहीं छुड़ा सकते, राइट, तो उसके लिए आपको क्वांटम ग्रेविटी चाहिए। राइट, राइट। अच्छा जी, अगला सवाल है इब्ने जबाल साहब का। और ये सवाल जो है वो थोड़ा सा मतलब अजीब लगा मुझे, लेकिन ये है कि आई वांट यू टू डिस्कस दैट। कि वो कहते हैं जी कि इंसानी जिस्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, क्या इस फील्ड को बढ़ाया घटाया जा सकता है? तो पहली तो बात यह है कि जी हाँ, इंसानी जिस्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि इंसानी जिस्म में बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं, इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेसेस हैं। जैसे हमारे दिमाग है, उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल चार्ज मतलब फायर करते हैं जब, तो इलेक्ट्रिकल पल्स बनती है। तो केमिस्ट्री जितनी है, जितनी की जितनी है, हमारे बायोकेमिस्ट्री जितनी है, उसमें चार्ज एक बहुत फंडामेंटल पार्ट प्ले करता है। जैसे हम ऑक्सीजन जब सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन कहाँ इस्तेमाल होती है? ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ज़्यादातर जो है माइटोकॉन्ड्रिया में इस्तेमाल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ से एटीपी बनता है, जो कि एनर्जी करेंसी है। मतलब हर जिंदा जिस्म जो है, हर किस्म की जिंदगी, वो एटीपी को यूज़ करते हैं एनर्जी के लिए, राइट? तो वो एटीपी पैदा करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोसेस होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस्तेमाल होते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, इसको प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से फिर वो एक जो एंजाइम है, एटीपी सिंथेस जिसे कहते हैं, वो एटीपी बनाता है। और फिर जो वो इलेक्ट्रॉन जो फिर खारिज होते हैं, वो फिर ऑक्सीजन को, वो उन इलेक्ट्रॉन को यूज करके फिर पानी के साथ, हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी बनता है, राइट? तो हर खलिए में, ये सिर्फ इंसान का नहीं, हर जिंदा जिस्म के हर खलिए में चार्ज मूव कर रहा होता है। और चार्ज जब भी मूव करता है, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो ये तो तय है कि इंसान के जिस्म में, हर जानदार के जिस्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ तक तो हर चीज सही है। लेकिन हमारे यहाँ इसे सूडो साइंसी तौर पर ये कहकर इस्तेमाल किया जाता है कि ये फील्ड जो है, ये इंसान का कोई ऑरा बनता है, राइट? ऐसा ऑरा कोई नहीं बनता। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है, ये सिर्फ खास तौर पे दिमाग का जो न्यूरॉन की फायरिंग होती है, उस वजह से ज़्यादा बनता है। सारे जिसम बनता है, लेकिन दिमाग में चूंकि कॉन्सेंट्रेटेड ये होता है, न्यूरल फायरिंग, न्यूरॉन्स कॉन्सेंट्रेटेड है दिमाग में, इसलिए दिमाग में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है, वो ज़रा थोड़ा सा बाकी जिस्म की निस्बत स्ट्रांग होता है। तो आपको पता है कि ईईजी एक होता है, कि यहाँ पे एक वो कैप लगा के उसमें सेंसर होते हैं, उससे हम ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नाप सकते हैं, उसको मैप कर सकते हैं। लेकिन ये स्कल से अगर 1 इंच भी दूर चले जाएं, तो वो एक्टिविटी इतनी कम हो जाती है कि फिर उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए जब हम ईईजी करते हैं, तो न सिर्फ वो एक वो टोपी सी होती है वो पहनाते हैं, बल्कि उसके अंदर भी जेल लगाया जाता है, जो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए होता है, कि यानी जो अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें आ रही हैं, वो डायरेक्ट सेंसर तक पहुंच सके, राइट? इतना कमजोर होता है ये। तो ये तस्वीर शख्स, ये सिर्फ सोशल साइंस है, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एनर्जी फील्ड है कि आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये सब सोच साइंसी चीजें हैं। ये बात दुरुस्त है कि इंसान अपने दिमाग के फायरिंग पैटर्न्स तब्दील कर सकता है शऊरी तौर पे। और ख़ास तौर पे जो लोग मेडिटेशन करते हैं, यानी मुराकबा करते हैं, मुराकबे में जब आप एक ही चीज़ पे तवज्जो रखते हैं बहुत देर तक, तो दिमाग के पैटर्न, फायरिंग के पैटर्न तब्दील हो जाते हैं। और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम बनता है इंसान का, वो तब्दील हो जाता है, राइट? लेकिन इसका और कुछ मतलब नहीं है। इससे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई दूसरा शख्स इसे डिटेक्ट कर सकता है, या कोई एनर्जी या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकती है। वो सब सूडो साइंस है। अच्छा जी, अगला सवाल है फ़हीम मेहर साहब का, कि काबिल मुशाहिदा कायनात के दूर तरीन सैयारा कौन सा है?
और दूसरा ये है कि हर जानवर, ये इनके 3 सवाल हैं, उसमें से सिर्फ एक लेंगे। दूसरा सवाल ये है कि हर जानवर का मेटाबॉलिज्म अलग अलग क्यों होता है। तीसरा सवाल है कि हर इंसान के दिमाग के साथ एक जैसी होती है लेकिन उनकी सोचें मुख्तलिफ क्यों होती हैं। तो मेरे ख्याल में तीसरा सवाल लेते हैं, वो ज़रा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। तो हसन, आप कोई सवाल लेना चाहेंगे इसमें से? मैं पहले सवाल का छोटा सा जवाब दे देता हूँ। वो ये है कि जी जी प्लीज। जो काबिल मुशाहिदा कायनात है वो बहुत बड़ी है, और सैयारों को डिटेक्ट करना, सियारों को तो छोड़ दो, सितारों को भी डिटेक्ट करना काबिल मुशाहिदा कायनात के कॉर्नर्स पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत दूर हैं। हम गैलेक्सीज को डिटेक्ट कर लें वहाँ पे तो बहुत बड़ी बात होती है, तो सैयारा डिटेक्ट करना वहाँ पे राइट। भूल जाओ, अभी तो नहीं। जी। चलिए सही। तो ये जो तीसरा सवाल है इनका, ये लेते हैं, हर इंसान के दिमाग की साख्त एक जैसी होती है लेकिन इंसान की सोचें मुख्तलिफ होती हैं। तो आपका बुनियादी नुक्ता ये गलत है, इंसान के दिमाग की साख्त एक जैसी नहीं होती। इंसान के दिमाग का बुनियादी आर्किटेक्चर एक सा होता है। वो ऐसा ही है जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइज शहर में जाएं तो आपको हर मोहल्ले का बेसिक स्ट्रक्चर एक सा नज़र आएगा। जैसे आप मैनहट्टन है, वहाँ पे सड़कें एक दूसरे के 90 डिग्रीज पे हैं, पैरेलल है और 90 डिग्रीज पे हैं, राइट, क्रॉस स्ट्रीट है। तो उसमें आपको देखने में वो हर नेबरहुड एक सा लगेगा, लेकिन जब आप जाएंगे तो हर नेबरहुड में बिल्डिंग्स फ़र्क होती हैं, उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो फ़र्क होती हैं। तो इंसान के दिमाग का भी बेसिक आर्किटेक्चर एक जैसा है, यानी प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स है, ऑक्सीपिटल लोब है, यहाँ पे जो साइड्स पे टेम्पोरल लोब्स होती हैं वो है। लेकिन इनके अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस हैं, न्यूरॉन्स की तादाद है, वो सबकी मुख्तलिफ होती है। तो ये जीनियाती तौर पर भी हर शख्स के दिमाग जीनियाती तौर पर मुख्तलिफ होता है। और उसके अलावा इंसान के दिमाग के जो न्यूरॉन्स के कनेक्शंस होते हैं वो तजर्बात से हर वक्त तब्दील होते रहते हैं। बचपन के तजर्बात से, खास तौर पर बचपन में दिमाग बहुत प्लास्टिक होता है। बचपन में जो तजर्बात होते हैं उनसे दिमाग, एक आसान सी मिसाल दूं कि जो शख्स लाहौर में पैदा हुआ है उसका एक्सेंट, जो शख्स कराची में पैदा हुआ है उसके एक्सेंट से मुख्तलिफ होगा, हालांकि दोनों उर्दू बोल रहे हैं, राइट। इसलिए कि बचपन में जो उन्होंने ज़बान सुनी है वो जो एक पंजाबी घर में बच्चा पैदा हुआ है वो अ, उसने पंजाबी ज़्यादा सुनी है। जो कराची में फ़र्ज़ कीजिए कि उर्दू स्पीकिंग किसी घर में पैदा हुआ है। लंदन में जो बच्चा पैदा हुआ है जिसने अंग्रेज़ी सुनी है उसकी सीखने का अंदाज़ होगा वो मुख्तलिफ होगा, वो इंग्लिश बोलेगा तो वो एक मुख्तलिफ एक्सेंट से बोलेगा। हम जवान होकर जब इंग्लिश सीखते हैं तो हमारा एक्सेंट बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। उसकी वजह क्या है कि दिमाग में न्यूरॉन्स के कनेक्शन अब पक्के हो चुके हैं जो बचपन में प्लास्टिक थे, राइट। तो हर शख्स तजुर्बात से सीखता है, उससे उसका दिमाग भी तब्दील होता है। तो दिमाग का आर्किटेक्चर भी फ़र्क होता है। बुनियादी आर्किटेक्चर तो सेम है, लेकिन जो डिटेल आर्किटेक्चर है, जो जीनियात से तय होता है, वो फ़र्क होता है। उसके बाद तजर्बात से इंसान की शख्सियत बनती है जो फ़र्क होती है। इसलिए एक ही वाक़े को 2 मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से परसीव करते हैं, राइट। अच्छा जी, अगला सवाल है गौहर अली साहब का, और ये है जी कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, इसके पीछे कौन-कौन से अवामिल हैं? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट पे मैंने पहले भी कई दफ़ा बात की है, लिखा भी है। इसको कुछ लोग जो हैं वो फेक समझते हैं, लेकिन ये एक्चुअल इफ़ेक्ट है जो बाकायदा मेजर्ड है, यानी तजुर्बात से मेजर किया जा सकता है। और उसका बेसिक जो प्रेमिस है वो यही है कि इंसान की सोचें अपने दिमाग के मुख्तलिफ प्रोसेसेस को तब्दील कर सकती हैं। ये बेसिकली है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। यानी आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपका जो उम्मीदें हैं, आपकी जो तवक्कुआत हैं, उनके मुताबिक आपके तजुर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं। एक अगर आमतौर पर प्लेसिबो इफ़ेक्ट का ज़िक्र करते हैं तो वो किसी मर्ज़ के हवाले से करते हैं, हालाँकि ये एक जेनेरिक चीज़ है, ये सिर्फ़ अमराज़ तक महदूद नहीं है। लेकिन चूँकि मिसाल आमतौर पे अमराज़ की दी जाती है, इसलिए मैं भी मर्ज़ की मिसाल दूँगा कि अगर किसी मरीज़ को एक आप गोली दें और ये कहें कि ये सर दर्द की गोली है, लेकिन वो गोली जो है सिर्फ़ एक मीठी गोली जिसमें कोई दवा ना हो, तो अक्सर औक़ात मरीज़ के सर दर्द ठीक हो जाते हैं। वो किस लिए कि उस मरीज़ को ये यकीन था कि ये दवा खाने से दर्द कम हो जाएगी। तो ये अब हम ब्रेन स्कैन से ये जानते हैं, एक्सपेक्टेशंस दिमाग में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। और एक्सपेक्टेशंस से जो हमारे हार्मोन के रिलीज़ है उसमें फ़र्क आता है। मिसाल के तौर पर एक छोटी-सी मिसाल दूँ कि अगर आपको ऐसा लगे
कि आपने कहीं सांप देखा है तो फौरन रोंगटे खड़े हो जाते हैं, राइट? अब वो सांप कहीं नहीं है, आपको ऐसा लगा है, ये सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उस वजह से आपके रोंगटे खड़े हो गए, आपके दिल की धड़कन तेज हो गई, अभी जो पहले बात की थी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की, वो हो गई। तो ये सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशन से होता है। उसके बरक्स अगर आप उसी चीज को देखें कि अरे ये तो एक छड़ी है, तो फिर वो बिल्कुल नॉर्मल एक जो यानी बिनाइन फीलिंग होगी। तो अमराज में भी इसी तरह होता है कि बहुत सी ऐसी खासतौर पर छोटा मोटे जैसे नज़ला जुकाम है, एलर्जी एलर्जी में खास तौर पर ये देखा गया है कि प्लेसिबो इफेक्ट बहुत ज़्यादा काम करता है। यानी एलर्जी की दवा आपको दी जाए जो कि बिनाइन हो, जिसमें कुछ भी ना हो, लेकिन डॉक्टर आपको ये कहे कि एलर्जी की दवा है, तो बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात एलर्जी की अलामत ख़त्म हो जाती हैं। और ये जो सूडो साइंसी इलाज हैं, ये जो होम्योपैथी किस्म के इलाज हैं, या ये जो एक्यूपंक्चर जो है पिनों से जो सुइयाँ लगा के चीन से जो निकला था, आजकल बहुत मकबूल हो रहा है। ये सब सूडो साइंस है, ये सब प्लेसिबो इफेक्ट है। और प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो चूँकि दिमाग का जो डोपामाइन का सिस्टम है, इनामी सिस्टम है, वो हमारी तवक्कुआत से फ़ाल होता है, इसलिए प्लेसिबो इफेक्ट जो है वो होता है। और ये मतलब तजुर्बे से इसको मेज़र किया जा सकता है। एक सिंपल सी मिसाल है कि आपको एक चीज़ या दवा एक कोई आम आदमी दे वर्सेस आप अस्पताल में जाएँ, एक डॉक्टर है या नर्स है जिसने सफ़ेद कोट पहने, इसको व्हाइट कोट इफ़ेक्ट कहते हैं, कि सिर्फ़ कोट का रंग देखने से लोगों में दवा का असर जो है वो तब्दील हो जाता है। ये व्हाइट कोट इफ़ेक्ट जो है इट्स अ मेजर्ड इफ़ेक्ट। अक्सर ये देखा होगा मतलब मैंने भी अपने इर्द-गिर्द ये तजुर्बा किया है कि कुछ लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। वो किस लिए हो जाता है कि उनको एंग्ज़ायटी होती है कि मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा, राइट? उस एंग्ज़ायटी की वज़ह से उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। वही अगर आप घर पे मेज़र करें तो ब्लड प्रेशर ठीक होता है। तो ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट जो है ये महज़ वहम नहीं है, ये एक हकीकी चीज़ है, लेकिन ये जादू भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जैसे बाज़ लोग होम्योपैथी से समझते हैं कि कैंसर का इलाज हो जाएगा। अब आप प्लेसिबो इफ़ेक्ट से कैंसर का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि कैंसर एक बायोलॉजिकल चीज़ है, वो एक मैकेनिज़्म है जिसको बहुत वो पेचीदा मैकेनिज़्म है, उसको अभी तक हम पूरी तरह समझ भी नहीं पाए, उसका कोई तोड़ नहीं है। कुछ दवाएँ निकली हैं अभी, लेकिन आप होम्योपैथी की दवा से कैंसर का इलाज नहीं कर सकते। चाहे वो प्लेसिबो इफ़ेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्लेसिबो इफ़ेक्ट उन चीज़ों पे असर करता है जिनमें हमारा मुदाफ़ती निज़ाम अगर ज़्यादा फ़ाल हो तो उन चीज़ों को खुद कंट्रोल कर सके। कैंसर को हमारा मुदाफ़ती निज़ाम खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा सॉरी, जवाब ज़रा लंबा हो गया। हम्म। अगला सवाल ये है नवीद अख्तर साहब का। ये पता नहीं नवीद है या नवैद है, उन्होंने स्पेलिंग नवैद के इस तरह से लिखे थे, तो आई अपोलोजाइज़ अगर नाम गलत है। तो आग का शोला जो है ये मादे की कौन-सी किस्म है? हसन आप लेंगे इस सवाल को? या श्योर। सो आग जो है वो, उसको आप ऐसे देख सकते हो कि आग जो है वो एक रीजन है, दैट्स इट। और वो रीजन जो है उसकी बाउंड्रीज चेंज हो रही है ऑफ कोर्स, क्योंकि आग का शोला जो है वो स्टैटिक नहीं होता, वो चेंज हिल रहा होता है। लेकिन आग जो है वो सिर्फ एक रीजन है जिसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट्स इट, राइट। सो उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से हीट और लाइट बाहर निकलती है। उस हीट हुँ, और लाइट को हम आग कहते हैं, दैट्स इट। हुँ, वो कोई मादा नहीं है, राइट, हुँ। क्योंकि लाइट जो है वो फोटोन से मिलकर बनती है, और फोटॉन्स जो है वो मैटर पार्टिकल्स नहीं होते। सही। तो एक उसमें थोड़ा-सा मैं इज़ाफ़ा कर दूँ कि बेसिकली जब आग जलती है तो शोले का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और शोले का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एक तो वहाँ पे प्लाज़्मा बन सकता है, यानी इतनी हीट हो सकती है कि वो जो गैस के मॉलिक्यूल हैं उनसे इलेक्ट्रॉन ख़ारिज हो जाएँ, राइट? दूसरी जो बात ये है कि जब ख़ास तौर पे जब हम मोमबत्ती की आग या लकड़ी की आग, इस किस्म की आग कहते हैं, तो उसमें बहुत से कार्बन के ज़र्रात अनजले भी निकलते हैं, जो हम्म। हरारत की वजह से ऊपर की तरफ उठते हैं, क्योंकि जब हवा गर्म होती है तो शोला एक जो यानी आग जो जल रही है वो बेसिकली इट्स ए केमिकल प्रोसेस, राइट? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें हरारत खारिज हो रही है, उससे हवा गर्म होती है, तो गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, और उसके साथ-साथ जो कार्बन के अनजले ज़र्रात हैं वो भी ऊपर की तरफ उठते हैं, लेकिन फिर हरारत की वजह से वो चमकने लगते हैं। आप देखें किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म करें, लोहे को गर्म करें तो वो गर्म होके चमकने लगता है, पहले सुर्ख होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो व्हाइट हो जाता है। वो हमने पहले बात की है कि वो पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो खारिज कर रहा होता है, इसलिए वो व्हाइट हो जाता है।
तो वो जर्रे जो चमकते हैं वो फिर ऊपर की तरफ जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होने लगते हैं, तो वो एक जो शोले की शक्ल बनती है वो इस तरह है कि जब ऊपर जाते हैं तो ठंडे हो जाते हैं, इसलिए फिर वो नजर नहीं आते। पर अगला सवाल अमीनुल्लाह साहब का है कि अगर दुनिया गोल है तो फिर हम नमाज के लिए काबा का जो रुख है वो कैसे मालूम करेंगे। तो ये अक्सर जो फ्लैट अर्थर्स हैं वो इसको दलील के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जवाब तो बहुत आसान है। इसका जवाब यही है कि आप कहीं भी बैठे हो, आपको यह मालूम करना है कि अगर आप पैदल चलें ज़मीन के ऊपर, कुर्वी ज़मीन के ऊपर, तो आप काबे तक पहुंचने के लिए किस सिमत में जाना होगा आपको। तो वो जो है वो सिमत है जिस सिमत पे आपको मुंह करना है नमाज पढ़ने के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया में कहीं भी हो, आपको मगरिब की तरफ है, जैसे अब अमेरिका में है तो हम ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप ग्लोब पर देखें तो जो, अगर मैं इमेजिन करूं कि मुझे पैदल चल के यहाँ से मक्का जाना है तो मैं किस रास्ते पे चलूंगा, एस्यूमिंग कि मुझे मतलब वो सड़कों सड़कों की कोई, या परिंदा अगर उड़े इस तरह सोच लीजिए, तो वो कहाँ पे जाएगा। तो वो रास्ता है जो हम काबे के रुख के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये रुख जाहिर है कि मुख्तलिफ होगा। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो ज़ेब हसन साहब का है। उनका सवाल ये है कि हमें कैसे मालूम हो कि माइक्रो इवोल्यूशन का अमल बहुत सालों बाद जाकर होता है। तो ये भी एक बहुत यू नो बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो एवोल्यूशन के बारे में। तो माइक्रो एवोल्यूशन वो तब्दीलियां हैं जो किसी जानवर की आबादी के अंदर छोटे पैमाने पर होती है, खलियों के अंदर जो आबादी चेंज हो गई, या एक जानवर से दूसरे जानवर, एक ही नौ के जानवरों में जो तब्दीलियां छोटी मोटी, उनको माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। और लेकिन यह है कि वही तब्दीलियां अगर आप उसको मिलियंस या थाउजेंड्स या हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स की जनरेशन में देखें तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी हो जाएंगी। छोटी छोटी तब्दीलियां बड़ी तब्दीलियों में हो जाती हैं। तो वो बड़ी तब्दीलियों को फिर हम माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। माइक्रो एवोल्यूशन का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो नौ बिल्कुल ही तब्दील हो जाए, उसमें इतनी तब्दीलियां हो जाए कि वो बिल्कुल अब वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इसमें तब्दीलियां हुई हैं, तो उसको हम माइक्रो कहते हैं। माइक्रो और मैक्रो में सिर्फ यही फ़र्क है। लेकिन आम तौर पे आम ज़बान में माइक्रो एवोल्यूशन और मैक्रो एवोल्यूशन का फ़र्क जो है वो इसी तरह से बयान किया जाता है कि जो स्पीशिएशन है वो मैक्रो एवोल्यूशन है, और एक ही स्पीशीज़ के अंदर जो तब्दीलियां हैं वो माइक्रो एवोल्यूशन है। तो एक तो बात जाहिर है कि माइक्रो एवोल्यूशन छोटे पैमाने पर होता है क्योंकि एक ही नाव में हो रहा है, और अगर वो हज़ारों लाखों नस्लों में हो तो उसको फिर मैक्रो कहेंगे हम, यानी बड़े। तो वो हज़ारों लाखों की जो अनवा हैं उनके बनने के लिए जाहिर है कि बहुत से साल, सदियां, हज़ारों साल, लाखों साल लगते हैं। तो बड़े अजसाम, जो बड़ी अनवा हैं, उनमें तब्दीलियां अगर लाखों पुश्तों में होंगी तो ज़ाहिर है उसके लिए लाखों साल दरकार होंगे। तो इंसान में तब्दीलियां जो आई हैं थोड़ी बहुत, आप देखें कि अमेरिका में जो रहती, या मैं अमेरिका की मिसाल शायद सही नहीं है, यूरोप के जो बासी हैं वो सफ़ेद रंग के हैं। अफ्रीका में जो रहने वाले हैं वो स्याह रंग के हैं। जो बरसगीर में रहने वाले हैं वो गंदमी रंग के हैं। ये तब्दीलियां जो हैं ये इवोल्यूशन की वजह से हैं, लेकिन ये माइक्रो इवोल्यूशन है क्योंकि ये चंद हज़ार सालों में हुई हैं सारी, यानी चंद 100 से चंद हज़ार पुश्तों में हुई हैं। तो लाखों पुश्तों में जो तब्दीलियां होती हैं वो ये है कि जो, जैसे व्हेल के जो अजदाद थे आज से 50 मिलियन साल पहले, वो खुश्की पर चलने वाले मैमल्स थे। राइट, आपको पता है कि व्हेल मैमल है, वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो बच्चे जनती है। अ, तो वो जो एवोल्यूशन है वो मैक्रो एवोल्यूशन है, जिसमें व्हेल के अजदाद खुश्की पर चलने वाले थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब माहौल उनका तब्दील हुआ और समंदर आ गया जिस इलाके में वो थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर गए। तो हम जब फॉसिल्स देखते हैं, व्हेल के अजदाद के फॉसिल्स, तो हम में अब पूरी एक इस ये जो इवोल्यूशन है इसकी पूरी हिस्ट्री हमारे हमें वो फॉसिल मिल चुके हैं, और ये सब पिछले 50-60 साल में हुआ। 1980 से पहले हमारे पास व्हेल की एवोल्यूशन का कोई बराह रास्त मुशाहिदा नहीं था। तो अब हम वो उन फॉसिल को डेट करके हम ये देख सकते हैं कि 40 मिलियन साल पहले वो कैसे थे, 30 मिलियन साल पहले कैसे थे, 20 मिलियन साल पहले कैसे थे। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि माइक्रो इवोल्यूशन तो हज़ारों, बीसियों सालों में, हज़ारों सालों में हो जाता है, लेकिन मैक्रो इवोल्यूशन के लिए बहुत लंबा अरसा चाहिए होता है। तो जो छोटे जानवर हैं जैसे बैक्टीरिया हैं, उन पे हम लेबॉरेटरी में तजर्बात से हम कर सकते हैं, ये मालूम कर सकते हैं कि उनमें स्पीशिएशन उनमें भी होती है। तो बहरहाल
फॉसिल से हम मालूम करते हैं, या फिर अब डीएनए की टेक्नोलॉजी है, तो उसमें हमारे पास मॉलिक्यूलर क्लॉक है टेक्नोलॉजी, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि दो मुख्तलिफ अनवा में जो अलग अलग म्यूटेशंस हैं वो कितने अरसे में हुई, यानी कितने अरसे पहले वो एक ही नौ से बने हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है अली हमजा साहब का। जमीन के ऊपर और नीचे वाला कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं ये, क्योंकि जो जमीन के दूसरी तरफ रहते हैं वो लोग कैसे रहते हैं। हसन प्लीज। ओके, सो आई होप कि ये वो नहीं कह रहे कि वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि अर्थ की दूसरी साइड पे भी लोग रहते हैं, यानी कि अर्थ के नीचे। वो मैं दूसरी ग्लोब की साइड नहीं कह रहा, मैं नीचे। सत्ता के क्योंकि नीचे, हाँ, राइट। सतह के नीचे, एग्जैक्टली। आई होप कि राइट, वो नहीं कह राइट। रहे। लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन ये है कि अर्थ, सपोज करो कि हम अर्थ की एक साइड पे हैं, तो दूसरी साइड के जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे कि हम, फॉर एग्जांपल, अगर हम जो हैं वो पाकिस्तान की दूसरी साइड पे हैं, ठीक है, हम, आपको क्या कोई डिफरेंस दिख रहा है हम में और आप में? नहीं। हम उस तरह ही रहते हैं जिस तरह लोग पाकिस्तान में रहते हैं, राइट? तो क्योंकि बात यह है कि हमारे लिए जो नीचे है वो, अगर मैं उस लाइन को कंटिन्यू करूं, और तो वो आपके लिए ऊपर की तरफ होगा या किसी साइड की तरफ होगा। लेकिन ग्रेविटी जो है वो हमारे लिए वैसे ही एक्ट करती है जैसे कि आपके लिए आपकी लोकेशन पे एक्ट करती है। तो हम बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे कि, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिका के अंदर बारिश हो, तो वो बारिश जो है अगर आप पाकिस्तान से देख सको किसी तरीके से, तो वो दरअसल बारिश ऊपर की तरफ हो रही होगी। लेकिन क्या कहते हैं, जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है। ग्रेविटी की डायरेक्शन हर जगह पे अर्थ की मिडल में है, ऑलमोस्ट मिडल में है वैसे, लेकिन अर्थ की मिडल मिडल की तरफ है। तो राइट। इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ पे रहते हो। जी। तो इसको मुझे जो एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लगी थी वो ये थी कि हम ऊपर नीचे के बजाय अगर ये कहें कि हम बाहर की तरफ देखते हैं। जब भी हम आसमान को देखते हैं तो हम बाहर की तरफ देखते हैं, और जब नीचे देखते हैं तो ज़मीन के अंदर की तरफ देख रहे होते हैं। तो हम्म। उसमें यही है कि ग्रेविटी डिफाइन करती है कि ऊपर नीचे की सिमत कहाँ है, राइट। तो आप अगर ज़मीन पे आप जिस जगह पे भी हैं उसके मुखालिफ सिमत में चले जाएं तो ग्रेविटी जो है ज़मीन के मरकज़ की तरफ होगी। तो ज़मीन के मरकज़ की तरफ की जो सिमत है उसको हम नीचे कहते हैं, उसके मुखालिफ सिमत जो है उसको हम ऊपर की सिमत कहते हैं। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो असद अली शाह साहब का है, और ये एक्सक्लूसिवली आसान आपके लिए सवाल है। वाई वी डोंट कंसिडर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स एज कंजर्वेटिव फील्ड एंड कंजर्वेटिव फोर्स रिस्पेक्टिवली। सो जहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड की बात है, फील्ड का कंजर्वेटिव होना, आई डोंट नो व्हाट दैट इवन मींस। जब हम कहते हैं ना कि एक फोर्स कंजर्वेटिव, वो फोर्स के बारे में होता है ना कि फील्ड के बारे में। लेकिन अगर आप फील्ड के बारे में भी कहो तो फील्ड वो कंजर्वेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि इट्स नॉट, वो एक पोटेंशियल फंक्शन का ग्रेडियंट नहीं है। ये डेफिनेशन होती है एक कंजर्वेटिव फोर्स की, फॉर एग्जांपल। अब मैं फोर्स की बात करूं, मैग्नेटिक फोर्स, वो कंजर्वेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि अगेन वो किसी पोटेंशियल का ग्रेडियंट नहीं है, राइट? एक मैग्नेट जो एक कंजर्व्ड फोर्स होती है वो एक पोटेंशियल फंक्शन का ग्रेडियंट होती है, राइट? और उसका नेगेटिव होता है एक्चुअली, लेकिन वो नेगेटिव साइन को छोड़ दो अभी। उस मैग्नेटिक फोर्स वो क्यों नहीं है कंजर्वेटिव? क्योंकि एक तो बात, तो ये बात सही है कि वो एक किसी पोटेंशियल का ग्रेडियंट नहीं है। दूसरी बात ये है कि वो किसी पार्टिकल की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक पार्टिकल कहाँ पे है सिर्फ इस पर डिपेंड करती है, और उसके मास पे ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अलावा सिर्फ उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। वो पार्टिकल, आई मीन मैं न्यूटोनियन ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ इस वक्त। वो पार्टिकल कितनी तेजी से मूव करता है उस पर डिपेंड नहीं करती वो, राइट? लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डिपेंड करती है इस पे कि पार्टिकल कितनी तेजी से मूव कर रहा है। अगर एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो होगी, राइट? तो चूंकि वो पोजीशन डिपेंडेंट नहीं है और वो एक पोटेंशियल का ग्रेडियंट नहीं है, दैट्स वाई वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ठीक, ठीक। अच्छा जी, अगला सवाल जो है वो कासम अली साहब का है। उनका सवाल ये है कि कसीर मिकदार में शुगर खाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, और दिमाग का डोपामिन सिस्टम जो है वो हर बार मीठा खाने पर क्यों एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। इनका सवाल तो बहुत लंबा है, मैं सिर्फ छोटा सा करके बता रहा हूँ। शुगर बेसिकली क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है। शुगर ग्लूकोज भी हो सकती है, फ्रुक्टोज भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल हैं, लेकिन बुनियादी स्ट्रक्चर इनका सिर्फ एक सा होता है। ये मॉलिक्यूल ऐसा है जिसे हमारा जिस्म में, हमारे क्या, कोई भी जानदार में, जिस्म में इस मॉलिक्यूल को तोड़कर एटीपी बनाया जाता है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि एटीपी इज द एक्चुअल मॉलिक्यूल जिससे एनर्जी हासिल करते हैं तमाम जिंदा इंसान। तो ग्लूकोज को तोड़ना सबसे आसान है, ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाना सबसे आसान है, राइट। एक वो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, जो कि हर खलीए में होता है, हर जानदार के हर खलीए में होता है। ग्लाइकोलिसिस यही है कि शुगर
के मॉलिक्यूल को तोड़ के या ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तोड़ के पायरुवेट बनाते हैं, उससे फिर वो क्रेब्स साइकिल चलता है जिसमें फिर एटीपी बनती है। तो शुगर के मॉलिक्यूल को तोड़ के एनर्जी हासिल करना चूंकि सबसे आसान है, इसलिए तमाम जानवरों में ये खसूसियत मौजूद है कि वो ग्लूकोज हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इंसानों में भी, जानवरों में भी, परिंदे, जानवर, आप जो भी देख लें, वो देख लीजिए, परिंदे जो हैं वो मीठा फल खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो पका होता है, उसमें ग्लूकोज ज़्यादा होती है, उसमें शुगर ज़्यादा होती है। तो इंसानों में भी यही है, जानवरों में भी यही है। हमारे यानी इंसानों के इर्तिका से बहुत पहले शुगर को डिटेक्ट करने का मैकेनिज्म, यानी ज़बान में जो शुगर के सेंसर्स हैं वो, और दिमाग का इनामी निज़ाम जो उस सेंस को डिटेक्ट करता है, तो डोपामिन खारिज करता है जिससे हमें अच्छा महसूस होता है, राइट। ये बहुत पहले से इर्तिका पजीर हो चुका है। ये आप देखें कि तमाम एप्स में, तमाम ग्रेट एप्स में, इंसानों में, तमाम, लिटरली तमाम वर्टेब्रेट्स में ये आपको नजर आएगा। इवन नॉन वर्टेब्रेट्स में भी शुगर, जैसे चींटियां हैं शुगर पे आती हैं, क्योंकि एनर्जी हासिल करने का सबसे आसान तरीका ही। तो हमारे इर्तिका में दिमाग का आर्किटेक्चर ऐसा बना है कि जब हमारी जबान को ग्लूकोज या मीठा जिसे हम कहते हैं वो टच करता है, तो बहुत से वो न्यूरो ट्रांसमीटर खारिज करते हैं जिससे हमें फर्क महसूस होती है, राइट। आज से हजारों साल पहले जब हमारे अजदाद जंगलों में रहते थे, तो मीठा हासिल करने का अ, इम्कान बहुत कम होता था, राइट, क्योंकि वो पक्के फल जो है सारा साल तो नहीं मिलते। तो मीठा फल खाने का जो रिवॉर्ड है वो एहसास जो मजबूर करता था लोगों को मीठे फल तलाश करने के लिए, जो कि हमारी बका की जमानत था। तो ये वजह है कि इर्तिकाई तौर पर मीठे की तलाश हर जानवर को होती है, और इंसानों में मीठा, अक्सर लोगों में मीठा जो है वो उन्हें अच्छा लगता है। तो अब यही है कि अब हम ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ पे मीठा बहुत ज़्यादा दस्तयाब है, जहाँ चिकनाई बहुत ज़्यादा, चिकनाई का भी यही है कि एक टेस्ट बड है, उमामी टेस्ट जिसे कहते हैं, वो चिकनाई को डिटेक्ट करता है, गोश्त का जो टेस्ट है उसे डिटेक्ट कर, पके हुए गोश्त का, और उससे हमें वो जायका अच्छा महसूस होता है। तो आजकल के माहौल में अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें मैसर हैं। आप बाज़ार से आइसक्रीम खरीद सकते हैं, बाज़ार से मिठाइयाँ खरीद सकते हैं, घर में चीनी ला के मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो हमारा इनामी निज़ाम तो वही का वही है जो लाखों साल पहले इर्तिका पज़ीर हुआ। लेकिन माहौल अब ऐसा बन गया है कि हमारे पास अब वो अशिया इस कदर ज़्यादा तादाद में है कि हम अपनी जिस्म की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा चीनी खा सकते हैं। तो चीनी या मीठा इन जनरल, और मीठा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स, वो भी मीठा ही है, इसलिए कि वो उनसे भी शुगर ही बनती है हमारे जिस्म में। अगरचे हमें खाते वक्त ये एहसास नहीं होता कि वो मीठा है, लेकिन उसमें शुगर सी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, चीनी, ये सब ज़रूरत से ज़्यादा हों तो जिस्म में बैलेंस ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर ये है कि इंसुलिन उतनी ज़्यादा चाहिए होती है इसको मेटाबॉलाइज़ करने के लिए। अभी मैंने जो ग्लाइकोलाइसिस का ज़िक्र किया था और ये जो मेटाबॉलिज़्म का ज़िक्र किया था, इसको तोड़ने के लिए, खलियों में दाखिल करने के लिए उसको इंसुलिन चाहिए होती है। तो फिर इंसुलिन ज़्यादा चाहिए होती है, जितना मीठा आप ज़्यादा खाएँगे, फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, फिर वो जिसे हम फिर शुगर का मर्ज़ कहते हैं या डायबिटीज़ कहते हैं। तो आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ। डायबिटीज़ सबसे बड़ा मसला है। तो उसका इलाज यही है कि आप खाना, दिमाग का इनामी निज़ाम जो है वो तो अपनी जगह है, वो तो आपको कहेगा कि हमें मीठा खाना है। लेकिन हमारे पास दिमाग भी मौजूद है, शऊर भी मौजूद है जो हमें ये बताता है कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, राइट? तो हमें इसको खाने को न सिर्फ मीठा बल्कि कोई भी चीज़ जिसमें स्टार्च हो, जिसमें जैसे चावल हैं या गंदम है, रोटी है, इसको कम करना चाहिए, और ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएँ जिनमें ग्लूकोज़ कम होता है, या मतलब स्टार्चेज़ कम होते हैं। लेकिन शहद का भी आपने पूछा था, तो ये है कि शहद, खजूर वगैरह ये सब मीठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो डायबिटीज़ का मरीज़ है वो शहद खा ले या खजूर खा ले तो उसे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा जी। ये कोई धुरमाल साहब हैं, ज़ाहिर है ये कोई फेक नेम है। उन्होंने सवाल किया है, क्या वजह है कि इवैल्यूएशन करके सिर्फ इंसानों को ही बोलना और सीखना सीखा है, बाकी मखलूक़ात ने क्यों नहीं? तो ये इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उन्होंने इवैल्यूएशन लिखा है।
ये बहुत कॉमन सवाल है। तो इस पे बहुत पहले भी बात हो चुकी है कि इंसान वो वाहिद जानवर नहीं है जो कम्युनिकेट करता है। बहुत से जानवर कम्युनिकेट करते हैं। आप परिंदों को देखें, परिंदों की चहचहाना जो है, ये हमें तो सिर्फ चहचहाना लगता है। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है जो बहुत से परिंदों में अभी तक डिकोड भी नहीं हो सका। हमें वेल्स का पता है, डॉल्फिन्स का पता है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और वो कम्युनिकेशन इस कदर पेचीदा है कि हम अभी उसे डिकोड भी नहीं कर सके। तो पहली तो बात यही गलत है कि सिर्फ इंसान बातचीत करते हैं। दूसरी ये है कि बातचीत करने की काबिलियत भी इर्तिका पजीर हुई है। मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ तरीक़ों से कम्युनिकेट करते हैं। इंसान की ज़हानत ज़्यादा है, इसलिए हम पेचीदा तसव्वुरात कम्युनिकेट कर सकते हैं बातचीत के ज़रिए। अक्सर जानवर जो हैं उनकी ज़हानत कम होती है, वो पेचीदा तसव्वुरात को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। लेकिन उनकी बका के लिए जो कम्युनिकेशन ज़रूरी है, वो बहुत आसान तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा, शेर जब शिकार करते हैं तो प्लान करके करते हैं। 1, 2, 3 शेर मिलकर शिकार करते हैं। एक शेर घात में बैठता है, एक शेर जो है वो दूसरी जगह घात पे बैठता है, एक शेर जो है वो अ, हाँक के जानवरों को उस तरफ लाता है जिस तरफ वो घात में बैठे हुए हैं, राइट? उसके जो दोस्त हैं घात घात में बैठे हुए हैं। अब ये वो ज़ाहिर है बातचीत नहीं करते, लेकिन किसी न किसी तरह वो कम्युनिकेट कर रहे हैं एक-दूसरे से, प्लानिंग कर रहे हैं, और उनको ये पता है कि हम ये करेंगे तो शिकार मिलने का इम्कान ज़्यादा हो जाएगा। व्हेल, डॉल्फिन के बारे में पता है कि वो प्लान करके शिकार करती हैं, एक-दूसरे से कम्युनिकेट करके बाकायदा शिकार को घेरती हैं और फिर शिकार करती हैं। तो ये ज़बान, ये दुरुस्त है कि इंसान सबसे ज़्यादा पेचीदा यानी एब्स्ट्रैक्ट सोचों को कम्युनिकेट करने की काबिलियत रखता है। बाकी जानवर इस कदर ज़हीन नहीं हैं, लेकिन हर जानवर को उसके नीश में, यानी उसका जो अपना माहौल है, उसमें बका के लिए जो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, वो उसके पास है। और कम्युनिकेशन सिर्फ़ आवाज़ से ही नहीं होती, इशारों से भी होती है। केमिकल कम्युनिकेशन बहुत अहम होती है, ख़ास तौर पे समुद्र में जहाँ पे पानी है, केमिकल बहुत आसानी से एक-दूसरे तक पहुँच सकते हैं। केमिकल कम्युनिकेशन यानी मॉलिक्यूल के ज़रिए कम्युनिकेशन, आपने देखा होगा कि कुत्ते इंसानों की निस्बत कहीं बेहतर सूंघने की सलाहियत रखते हैं। वो किस लिए? कि कुत्ते एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं केमिकल्स के ज़रिए। वो बा जगह-जगह जो पेशाब करते हैं, वो सिर्फ़ फ़ज़ला ख़ारिज नहीं कर रहे होते, वो मार्किंग कर रहे होते हैं। अपनी टेरिटरी की मार्किंग जो है, वो जानवर फ़ज़ले और पेशाब से करते हैं। और पेशाब में फेरोमोन्स होते हैं, जिनसे दूसरे कुत्तों को एग्ज़ैक्टली ये इल्म हो जाता है कि यहाँ कौन-कौन सा कुत्ता आया था, उसकी उम्र कैसी है, उसकी सेहत कैसी है, वो नर है या मादा है, और अगर मादा है तो वो एस्ट्रस में है या नहीं है। ये सब चीज़ें उनको स्मेल से पता लग जाती हैं। तो का को कोई मकसद नहीं होता। इर्तिका ने इंसान पे कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं की। इंसान भी अपने माहौल में बहुत फ़िटनेस रखता है, लेकिन बाकी जानवर भी बहुत अच्छी फ़िटनेस रखते हैं। अ ये कहना कि इंसान चूँकि बातचीत कर सकता है, इंसान सबसे अफ़ज़ल है, ये इंसानी सोच है। ये यानी बायोलॉजिकल सोच नहीं है। अच्छा जी, अगला सवाल है अमीर हमज़ा साहब का। जो उनका सवाल ये है जी कि थर्मोडायनामिक्स का दूसरा कानून हमें ये बताता है कि वक़्त के साथ-साथ एंट्रोपी बढ़ती है। लेकिन उनका सवाल ये है कि ऐसा क्यों है कि वक़्त, यानी सवाल ये है कि वक़्त और एंट्रोपी का क्या ताल्लुक है? आसान। जो सेकंड लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, वो ये कहता है कि एंट्रोपी घटती नहीं है, दैट्स इट। ये ज़रूरी नहीं है कि हुँ, वो बढ़े। वो कांस्टेंट भी रह सकती है, लेकिन वो घटती कभी नहीं है। सो वक्त का ताल्लुक थर्मोडायनामिक्स, सॉरी, सेकंड लॉ से क्या है हमें टोटली नहीं पता। लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि अगर आपने ये डिफाइन करना है कि वक्त का बहाव किस तरफ होता है, यानी कि एरो ऑफ टाइम क्या क्या है, हुँ, हुँ, तो एक डेफिनेशन जो आप ले सकते हो एरो ऑफ टाइम की, वो ये है कि वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी जो है वो घटती नहीं है। दैट्स इट। हुँ, हुँ, लेकिन हमें अगेन वक्त की नेचर क्या है, ये तो अभी भी एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है, हमें नहीं पता। टाइम बहता हुँ, क्यों हुँ, है, हमें नहीं पता। लेकिन अगर आपने ये एक ऑपरेशनल डेफिनेशन लेनी है, वक्त के हुँ, बहाव की, यानी कि एरो ऑफ टाइम की, तो आप ये ले सकते हो कि ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी जो है वो घटती नहीं है, जिसका मतलब है कि वो या हुँ, तो हुँ। कांस्टेंट रहती है या बढ़ती है। दैट्स इट। ठीक, ठीक। अच्छा जी, अगला सवाल है इनामुल हक साहब का। उनका सवाल ये है कि साइंटिफिक अप्रोच क्या है, और क्या इसको ज़िंदगी के दूसरे डिसिप्लिन्स में अप्लाई किया जा सकता है? तो साइंटिफिक अप्रोच जो है वो तो बेसिकली यही है कि आप जो भी फैसले करें, वो मारूज़ी डेटा की बुनियाद पर करें।
अपने एहसासात, अपने जज्बात, अपने फीलिंग्स जो हैं उनकी बुनियाद पर ना करें। इसको ज़िंदगी में बिल्कुल अप्लाई किया जाता है। आप देखिए कि बड़ी बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियां, बिजनेसेस हर वक्त साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल कर रही होती हैं। जब कंपनियां अपने रिसर्च के या अपने बिजनेस के लिए प्रोटोकॉल बनाती हैं, साइंसी सोच इस्तेमाल कर रही होती हैं, साइंसी प्रोटोकॉल अप्रोच इस्तेमाल कर रही होती हैं, कि वो ये नहीं कहती कि मुझे लगता है कि ये तरीका अच्छा है इसलिए ये तरीका होगा। वो कहते हैं कि ये तरीका हमने पहले ट्राई करके देखा है, या लोगों ने पहले ट्राई करके देखा है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने रेकमेंड किया है कि ये तरीका आप इस्तेमाल करेंगे, ये प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा इम्कान है कि आपका प्रोडक्ट जो है टाइम पे बनेगा, उसमें सारी क्वालिटीज़ होंगी। टेस्टिंग जब हम करते हैं, इंजीनियरिंग की अब मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रोडक्ट को बना के जब हम टेस्ट करते हैं तो साइंटिफिक अप्रोच से टेस्ट करते हैं उसको। उसमें क्या-क्या मुमकिन खराबियाँ हो सकती हैं, फिर हम ये देखते हैं कि कहीं इसमें ये खराबी नहीं है। तो जब तक हम साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे प्रॉपर्ली, अगर हम सिर्फ ये कहें कि फलाँ इंजीनियर बहुत अच्छा है, उसने डिज़ाइन किया तो इसलिए ये ठीक होगा, तो ज़ाहिर है कि वो एक जज़्बाती सोच होगी। तो लेकिन ये है कि आम ज़िंदगी में जज़्बात की भी बहुत अहमियत है, राइट? आप अपने बच्चों के साथ कैसा रवैया रखते हैं, वो आप बिल्कुल मंतक के साथ नहीं चल सकते। आपको उसमें जज़्बात भी दिखाने हैं, आपको बच्चों को प्यार देना है, बाज़ औक़ात उनको दरगुज़र करनी है। आपको ये करना है कि इन ए बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स, बाज़ औक़ात बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज़ करना होता है, बाज़ औक़ात उनको गलतियाँ करने देना होता है कि वो अपनी गलतियों से खुद सीखेंगे, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंसान की जो ओवरऑल ज़िंदगी है, वो तो बहुत पेचीदा है, उसमें हर जगह आप साइंटिफिक अप्रोच नहीं लगा सकते, लेकिन अमूमन कामयाबी के लिए साइंटिफिक अप्रोच ज़्यादा अहम होती है। अगला सवाल ये है जी अज़हर शेख साहब का, उनका सवाल ये है कि हमारे बगलों में यानी आर्मपिट्स में जो बाल होते हैं, उनका कोई फ़ायदा भी होता है? तो एक तो बात ये है कि इर्तिका में कोई चीज़ ये ज़रूरी नहीं है कि आज भी हमें फ़ायदा दे रही हो। ये हो सकता है कि माज़ी में उसने हमें फ़ायदा दिया, उस वजह से वो चीज़ इर्तिका पज़ीर हुई। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ वही चीज़ें इर्तिका पज़ीर होती हैं जिनका फ़ायदा हो। वो चीज़ें हमारे जीन पूल से नहीं निकलती, जिनका फ़ायदा होता है, राइट? जिनका फ़ायदा होता है, वो हमारे जीन पूल से नहीं निकलती, वो हमारे जीन पूल में रहती हैं। लेकिन जिन चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो ज़रूरी नहीं है कि हमारे जीन पूल से निकल जाएँ। जिन चीज़ों का हमें वाज़ेह तौर पर नुकसान होता है, उनका इम्कान ज़्यादा होता है कि वो जीन पूल से निकल जाएँगी। तो हर चीज़ हमारे जिस्म में क्यों मौजूद है, वो एक ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं था, लेकिन उसका कोई नुकसान भी नहीं था, इसलिए हमारे जीन पूल से नहीं निकली। लेकिन आर्मपिट्स में जो बाल हैं, उनका फ़ायदा होता है इसलिए कि आमतौर पे जब हम भागते हैं, तो आर्मपिट्स में आपको पता है कि पसीना भी ज़्यादा आता है और बालों की वज़ह से आर्मपिट्स जो हैं, वो स्लिपरी हो जाते हैं और फिर वो रगड़ नहीं लगती। तो ये एक बड़ा फ़ायदा है इन बालों का कि उनकी वज़ह से आपको पता है कि हमारे जो अजदाद थे, आज से हज़ारों साल, लाखों साल पहले, वो शिकार करते थे और उसके लिए बाज़ औक़ात उन्हें घंटों भागना पड़ता था। और भागने में आर्मपिट्स, क्योंकि पसीना भी आता था उन्हें, तो पसीने से बाल नरम होके जो रेज़िस्टेंस है स्किन की, वो कम हो जाती है। तो ये एक फ़ायदा था। और उसके अलावा अ, बालों में पसीना जज़्ब होता है, तो आप आर्मपिट में जो पसीना होता है, उसके साथ केमिकल निकलते हैं, जिनमें फेरोमोन्स हैं, जिसमें और ऐसे केमिकल हैं, जो हम शऊरी तौर पर डिटेक्ट नहीं करते, लेकिन अब हमें पता है कि लाशऊरी तौर पर हम वो डिटेक्ट करते हैं। और वो फेरोमोन जो है, वो आर्मपिट्स के बालों में जज़्ब होते हैं, तो वो देर तक आहिस्ता-आहिस्ता रिलीज़ होते हैं। और उनसे ख़ास तौर पे ब्लूअत के बाद, क्योंकि आर्मपिट के बाल जो हैं ब्लूअत के बाद आते हैं, तो ये एक ब्लूअत की सिंबल भी है, ब्लूअत की निशानी है, एक विजुअल सीन है, क्योंकि कपड़े पहनना तो इंसान ने बहुत बाद में शुरू किया था। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनमें आर्मपिट के बाल जो हैं वो फ़ायदा देते हैं। अगला सवाल ये नाम है उनका ब्लेसेड लाइफ विद ग्रैटिट्यूड। उनका सवाल है कि इतनी बड़ी कायनात में सिर्फ़ ज़मीन पर मख़लूक है, तो इतनी बड़ी कायनात बनाने का मकसद क्या है? हसन, आप लेंगे सवाल को या मैं दूँ? श्योर। सो आई थिंक मैं ये कहूँगा कि हमें नहीं पता कि सिर्फ ज़मीन में मखलूक है या नहीं। हमें हमें नहीं पता। हमें तो ये भी नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, कि मार्स पे लाइफ है या नहीं। आई मीन हमारी तरह की लाइफ तो मोस्ट प्रॉब्ली नहीं है वहाँ पे, लेकिन लाइफ वहाँ पे है या नहीं। फॉर एग्जांपल माइक्रोबियल लाइफ, या फिर कोई और लाइफ जो हम नहीं देख सकते वहाँ पे। तो अगर हम मार्स पे नहीं बता सकते, तो कायनात को तो छोड़ दो, अभी हमें हमें नहीं पता कि हम मोस्ट प्रोबेबली, मुझे लगता है कि कायनात में कहीं ना कहीं लाइफ है, लेकिन कहाँ पे है हमें नहीं पता।
तो ये कहना कि सही। ज़मीन पे सिर्फ मखलूक है, ये बात सच नहीं है। कोई रीज़न नहीं है ये बिलीव करने का कि सिर्फ सिर्फ ज़मीन पे मखलूक है। इतनी सही। बड़ी कायनात जो है वो हमें क्या फ़ायदा दे रही है? कायनात हमारे फ़ायदे के लिए नहीं बनी है। कायनात जो है वो बस है। अगर आप ज़मीन को निकाल दो इस पूरी कायनात से, कायनात को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। राइट। राइट। तो ये है कि कायनात में अभी हमें पता है कि ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, राइट, और गालिबा इससे भी ज्यादा है। हमें मतलब जब भी हम एक नया टूल इजाद करते हैं जो ज्यादा दूर तक देख सके, तो हमें वो कक्षाएं भी नजर आने लगती हैं जो पहले नहीं नजर आती थी, राइट। अब जेम्स वेब है, उससे हम वो कक्षाएं देख रहे हैं जो बिग बैंग के सिर्फ 40-50 मिलियन ईयर्स बाद बननी शुरू हो गई थी। पहले हम समझते थे कि शायद बहुत देर लगती है कक्षाओं को बनने में। तो कक्षाओं की तादाद जो है वो हो सकता है इन्फिनिट हो, राइट, हमें नहीं पता। अब उस बहुत ज्यादा कक्षाओं की तादाद में से एक कक्षा है हमारी मिल्की वे। मिल्की वे में भी कुछ 400 अरब 500 अरब के करीब सितारे हैं। उनमें से एक सितारा है सूरज, जो बिल्कुल आम सा सितारा है, कोई खास बात नहीं है इसमें। उसके भी सैयारों में एक सैयारा है जमीन, उस पे लाखों करोड़ों अनवा है, उनमें से एक नौ है इंसान। ये समझना कि इंसान के लिए कायनात बनी है, ये तो सिर्फ एक इंसानी आई थिंक जज्बाती अब सोच है इसकी। कायनात को तो छोड़ दो, अगर आप ज़मीन में से इंसानों को भी निकाल दो तो ज़मीन को भी इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आई मीन सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ख़त्म, वो कम हो जाएगी, दैट्स इट। और तो मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा। जी। अच्छा जी, अगला सवाल है अकमल शेख साहब का। साइंस ने रूह पर क्या तहकीक की है? तो ये तो बहुत आसान है इसका जवाब, कि ये रूह का तस्वुर जो है ये हमारे अकायद से ताल्लुक़ रखता है। हमारा अकीदा है कि रूह होती है, लेकिन साइंस में रूह का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है। और जिस चीज़ का कोई तस्वुर मौजूद ना हो उसके बारे में तो ज़ाहिर है कोई साइंसी तहकीक करना मुमकिन ही नहीं है। साइंस सिर्फ़ उन चीज़ों पर बात करती है जिनके मॉडल बनाए जा सकें, जिनकी फ़ॉल्सिफ़िकेशन मुश्किल हो। रूह का तस्वर ऐसा है जिसे फ़ॉल्सिफ़ाई नहीं किया जा सकता, तो ये साइंस का मौज़ू ही नहीं है। अच्छा, अगला सवाल जो है नौमान खान साहब का है, कि जिस तरह कायनात में सिस्टम्स हैं, मसलन कहकशाएँ हैं, उनमें सोलर सिस्टम है, उनमें सितारे और सैयारे हैं, और फिर उसमें जो केमिस्ट्री है, उसमें जो एटम हैं, एटम के मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, एटम के अंदर जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है। तो सवाल इनका ये है कि क्या इसी तरह मुमकिन है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो एक ही पैटर्न पे चलती हैं, और फिर मल्टी यूनिवर्सेस हैं, और मल्टी यूनिवर्सेस के बाद मल्टी मल्टी यूनिवर्सेस हैं, तो ये पैटर्न जो है ये एवर इंक्रीजिंग है या नहीं है? सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो ये कहते हैं कि एक एटम की जो साख्त है और जो सोलर सिस्टम की साख्त है वो एक जैसी लगती है। तो हम्म। ये एक फ्लॉड अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। फ्लॉड अजम्पशन ये है कि एटम की जो साख्त दिखाई जाती है ना आपको, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, वो बच्चों की टेक्स्ट बुक के अंदर है। क्योंकि हमें पता है राइट। कि जो एटम है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, वो दरअसल इस तरह के सर्कुलर ऑर्बिट्स या एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर नहीं घूम रहा है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है न्यूक्लियस के इर्द हम्म। गिर्द, हमें पता है क्वांटम मैकेनिक्स की वजह से कि इलेक्ट्रॉन जो है आप उसकी पोजीशन और मोमेंटम को कभी भी वो नहीं कर सकते मेजर साइमल्टेनियसली, विच मीन्स कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते साइमल्टेनियसली। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसका क्लाउड एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ये बात सही नहीं है प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स का क्लाउड एग्जिस्ट नहीं करता सन के इर्द गिर्द। अगर करता भी है तो वो इतना ज़्यादा लोकलाइज्ड है कि वो ऑलमोस्ट जो है वो एक पार्टिकल तो खैर नहीं, लेकिन एक रिजिड बॉडी की तरह एक पोजीशन पे है, अर्थ फॉर एग्जांपल। हम्म। तो ये कहना कि एटम और जो प्लैनेट्स हैं वो सेम साख्त के ऊपर हैं, ये बात सच नहीं है। तो अगर ये बात यहीं पे ब्रेक सही। हो जाती है तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है फिर। सही। यूनिवर्स के अंदर यूनिवर्स हैं, अगेन वी डोंट थिंक सो। बिकॉज अगर तो यूनिवर्स जो है वो बिग बैंग से पैदा हुई है, तो अगर तो मल्टीवर्स भी है सपोज करो, राइट, तो हम्म। अभी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मल्टीवर्स का आइडिया कहाँ से आता है। उसके एक तीन मेन लाइंस ऑफ रीजनिंग है। एक तो ये है कि जो हम्म। डार्क एनर्जी की वैल्यू है वो इतनी पेक्यूलियर है, वो एक्सप्लेन हो जाएगी अगर बहुत सारे हम्म। यूनिवर्सेस हैं और हर यूनिवर्स के अंदर अपनी अपनी डार्क एनर्जी की वैल्यू है। जो दूसरी जो लाइन ऑफ रीजनिंग है वो इन्फ्लेशन है, और जो कि एक हम्म। प्रपोजल है अर्ली यूनिवर्स का, जो कि अभी तक टोटली प्रूव नहीं हुआ। um, हम्म। वो ये कहता है कि एक बहुत सॉरी रैपिड इन्फ्लेशन का एरा था अर्ली यूनिवर्स के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एरा एंड कैसे हुआ हमें नहीं पता। तो इसका मतलब है कि वो हम्म। हर जगह एंड नहीं हो सकता, वो कुछ टाइनी पॉकेट्स के अंदर एंड हो सकता है। और वो जो टाइनी पॉकेट्स हैं वो यूनिवर्सेस हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे यूनिवर्सेस बन सकती हैं। और तीसरी रीजनिंग जो कि सब लोगों को वो नहीं करेगी, क्या कहते हैं, कन्विंस, बट वो स्ट्रिंग थ्योरी है। क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रिंग थ्योरी की बहुत सारी सॉल्यूशंस है, तो हर सॉल्यूशन जो है वो एक यूनिवर्स है। तो मल्टीवर्स के लिए हमारे पास ये रीजनिंग है, तीन लाइन ऑफ रीजनिंग है एटलीस्ट, कि मल्टीवर्स क्यों एग्जिस्ट करती है। अगर आप ये कहो कि मल्टी यूनिवर्स दर यूनिवर्स से आगे, तो उसकी रीजनिंग क्या है फिर? बगैर रीजनिंग के लिए, बगैर रीजनिंग के हम नहीं मान सकते ये।
तो राइट। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स के ये मल्टीवर्स के अंदर भी फिर एक मल्टीवर्स हो फॉर एग्जांपल, सॉरी बाहर, तो आई डोंट थिंक सो दैट, मैं ये बस ये कह सकता हूँ क्योंकि रीजनिंग कोई नहीं है। अगर रीजनिंग है आपके पास कोई तो फिर मैं सोच सकता हूँ इसके बारे में। राइट। राइट। अच्छा, एक सवाल, आपने जो 3 रीजन बताए थे कि मल्टीवर्स की मतलब जस्टिफिकेशन हो सकती है, तो व्हाट अबाउट मैनी वर्ड्स? राइट, सो अगर तो मैनी वर्ल्ड्स प्रपोजल जो है वो ठीक है, तो फिर क्वेश्चन पैदा होता है कि मैनी वर्ल्ड्स की जो मैनी वर्ल्ड्स हैं वो और हम्म। जो ये जो मल्टीवर्स है क्या ये सेम है, और अगर ये नहीं है तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। तो हम्म। क्या कहते हैं, मैं अब अगेन ये वो इश्यूज हैं जो कि फ्रंटियर्स के ऊपर है, जिसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं है। लेकिन मैं आपको बता राइट। सकता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि हाँ ये दोनों जो यूनिवर्सेस हैं ये सेम है। राइट। लेकिन फिर प्रॉब्लम इसमें पैदा ये होता है कि मेनिवर्स के अंदर प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम तो ये है कि हाउ वुड यू डिटरमिन बॉन्ड रूल। राइट, बॉन्ड रूल ये है कि एक पर्टिकुलर आउटकम की प्रोबेबिलिटी ये है, तो अगर हर आउटकम ही हो रहा है तो आप ये कैसे पता करोगे कि एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या थी। तो उसका एक आंसर ये हो सकता है कि ओके, आप ये देखो कि कितने यूनिवर्सेस के अंदर वो आउटकम हुआ है, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्स से। राइट। प्रॉब्लम ये है कि अगर जितनी यूनिवर्सेस के अंदर वो हुआ है वो टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्स वो दोनों इन्फिनिट है, फिर क्या करोगे। तो इसको कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल मेजर प्रॉब्लम। पर ये एक वेल नोन प्रॉब्लम है कॉस्मोलॉजी के अंदर। ये बाय द वे ये इसका ताल्लुक मैनी वर्ल्ड से भी है, लेकिन ये कॉस्मोलॉजी के अंदर भी प्रॉब्लम है। अगर आपको ये कहना है कि ओके कितनी एक यूनिवर्स के अंदर लाइफ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, तो अगर आप एक फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच लो, फ्रीक्वेंटिस्ट अप्रोच ये है कि आप जस्ट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इस तरह प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हो। तो जो नंबर ऑफ यूनिवर्सेस हैं जिसके अंदर लाइफ है, अगर वो भी इन्फिनिट है और जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सेस हैं वो भी इन्फिनिट है, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि वो इक्वल होंगे। सॉरी, इक्वल कह रहा हूँ, ये इसका मतलब ये नहीं कि सबकी सब यूनिवर्सेस में लाइफ है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर कंसिडर करता हूँ और मैं सारे प्राइम नंबर्स भी कंसिडर करता हूँ, ठीक है, और मैं अगर तमाम यूनिवर्सेस को लेबल कर दूँ इन नंबर्स से, और मैं कहूँ कि जितनी भी यूनिवर्स प्राइम नंबर के साथ लेबल्ड है ना उनमें लाइफ है, तो आपको पता है कि प्राइम नंबर्स भी इन्फिनिट है लेकिन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स भी इन्फिनिट है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे आप। दोनों इन्फिनिट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इसको कहते हैं कॉस्मोलॉजिकल मेजर प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये मैनी वर्ल्ड्स के अंदर भी प्रॉब्लम है कि बॉन्ड रूल आप कैसे निकालोगे। लेकिन यस, राइट। हो सकता है कि मैनी वर्ल्ड्स की जो वर्ल्ड्स हैं, अगर तो वो मैनी वर्ल्ड्स ठीक है और ये जो यूनिवर्सेस हैं ये सेम है, क्योंकि अगर ये सेम नहीं है तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। तो या अगेन ये प्रॉब्लम जो है ये अनसॉल्व है, ये सिर्फ स्पेकुलेशन है। राइट। अच्छा जी, आखिरी सवाल जो है वो तफ़ैल खान साहब का है। इनका सवाल जो है वो प्रैक्टिकल सवाल है कि क्या सोलर पैनल्स के अलावा फ्री बिजली पैदा करने का कोई और तरीका भी है? तो पहले तो बात ये है कि सोलर पैनल भी फ्री तो नहीं है, इसलिए कि आपको सोलर सिस्टम खरीदने के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं, राइट? सोलर सिस्टम जो है मुफ्त या में नहीं लगता। तो ये एक जो बुनियादी सोच है, हमें इससे निकलना होगा कि कोई भी चीज़ हमें मुफ्त मिल जाएगी। हर चीज़ के लिए हमें एनर्जी लगाना पड़ती है और पैसा लगता है, तो पैसा भी ज़्यादा एनर्जी लगा के आता है, अभी मेहनत मैं करके आता अपने है। अभी अपने पाकिस्तान में मेरा जो घर है ना, हम सोलर लगाने का सोच रहे हैं भाई। फ्री तो हरगिज़ नहीं है, बहुत महंगा है, लाखों एग्जैक्टली, रुपए लगते हैं। एग्जैक्टली। राइट। राइट। लेकिन ये है कि एक जो ऑपरेशन है इसका, उसमें ये है कि आपको कोई एडिशनल एनर्जी नहीं लगाना पड़ती, सूरज की एनर्जी से वो आते हैं। लेकिन ये है कि इसमें भी वेयर एंड टियर होता है, इसमें भी आहिस्ता-आहिस्ता डिग्रेड होते हैं सोलर पैनल्स, आहिस्ता-आहिस्ता उनकी आउटपुट कम हो जाती है। इसके बाद जो इन्वर्टर है वो खराब हो सकता है, बैटरी जो है वो खराब हो सकती हैं। तो कॉस्ट तो हर एक की होती है, राइट? बिजली पैदा करना धूप से सबसे ज़्यादा आसान है, इसलिए कि पाकिस्तान खुशकिस्मती से ऐसे इलाके में जहाँ सारा साल धूप रहती है। और आजकल तो ज़ाहिर है दिन बड़े हैं, हम ऑलमोस्ट सबसे बड़ा दिन जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते में आ जाएगा, यानी जब सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन होती है धूप की। तो सोलर एनर्जी जो है वो सबसे कम खर्च बाला नशीन वाला आप कह सकते हैं कि सिस्टम है। उसके अलावा और बहुत से सिस्टम हैं जो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वो इतने प्रैक्टिकल नहीं है जितना सोलर एनर्जी है। मिसाल के तौर पर जहाँ हवा ज़्यादा होती है वहाँ आपको पता है कि विंड फार्म्स होते हैं, यानी हवा से एक वो चक्की चला के उससे बिजली बनाई जाती है। लेकिन वो उन इलाकों में होता है जहाँ पे 24 घंटे और सारा साल हवा चलती रहती है, राइट? वो कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे अमेरिका में देखें तो ट्रेड विंड्स हैं जो गालिबन जुनूब मगरिब से शुमाल मशरिक की तरफ चलती हैं। वो हवाएँ और फिर कोस्टल एरिया जो है अमेरिका के वहाँ पे होती हैं। अ, हमारे यहाँ मानसून के इलाके, मानसून आजकल के ज़माने में जो हवाएँ चलती हैं वो शुमाल सॉरी जनूब
मगरिब से शुमाल मशरिक की तरफ चलती हैं। तो हवाओं को इस्तेमाल किया जा सकता है एनर्जी के लिए, लेकिन आपको ये भी इल्म होगा कि हवा जो है वो सूरज की तपिश की वजह से ही चलती है, राइट? तो असल में ये सब सोलर एनर्जी है। लेकिन मतलब मुफ्त की बिजली नहीं मिलती कहीं पे। या सबसे आसान तरीका, अगर आपको खुद बिजली बनानी है, तो सबसे कम खर्च तरीका जो है वो सोलर एनर्जी है। आई तो मीन ये आखिरी इसमें सवाल था। इसमें बस गो ये अहेड। बात ये है कि हो ये रहा है कि आपको एक नेचुरल रिसोर्स मिला हुआ है, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। आई एग्जैक्टली, मीन फॉर बिल्कुल। एग्जांपल जियो थर्मल भी यही है कि नेचुरल रिसोर्स है आपके पास, लेकिन राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर, आई मीन फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे खरबों डॉलर्स के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं निकाल सकते। लेकिन है तो सही ना वहाँ पे, क्योंकि अगेन डेफिनेटली। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उनके पास। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल, डेवलप करना जो है वो बिल्कुल भी फ्री नहीं होता, चाहे नेचुरल रिसोर्स मौजूद हो, राइट। बिल्कुल। वैसे हाँ, ये एक बात मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में धूप बहुत ज़्यादा है, लेकिन आई डोंट नो कि मैं इसको खुशकिस्मती कहूँगा, क्योंकि बहुत गर्मी होती है भाई। या राइट, राइट। आजकल तो बहुत गर्मी है। और वो जो आप वो नेचुरल रिसोर्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही थी, हमें पता है कि बलूचिस्तान में बहुत से मिनरल्स मौजूद हैं, बहुत से रेयर अर्थ मिनरल्स भी मौजूद हैं, लेकिन बलूचिस्तान में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, राइट? हमारा जो कोस्टल एरिया है उसमें इम्कान है इस बात का कि तेल बहुत मौजूद हो, लेकिन कोस्टल एरिया यानी समुंदर में तेल तलाश करना जो बहुत महंगा होता है। और हमारे यहाँ हर 10-12 साल बाद ये शोर मचता है, जी तेल मिल गया, तेल मिल गया, तेल मिल गया। लेकिन वो यही होता है कि वो एक कुआं खोदा था, उसमें कोई थोड़ा सा तेल निकल आया, तो उसको वो हमारा मीडिया और हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत उछालती है। ये भुट्टो साहब से, जब से मतलब मैंने होश संभाला है, भुट्टो साहब के ज़माने से आज के ज़माने तक ये हमेशा होता है। या अम, उसके लेकिन यही है कि जी, गो अहेड। सॉरी, मैं कहने लगा था कि अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑयल है, नहीं निकाल सकते, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है वहाँ निकल पे, सकते, लेकिन एग्जैक्टली। अगेन नेचुरल रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राइट। तो बॉटम लाइन यही है कि सोलर एनर्जी जो है सबसे कम खर्च वाला नशीन सिस्टम है। चलें जी, आखिरी सवाल था। हसन, आपका बहुत बहुत Sure. शुक्रिया। हमारे मेम्बरान का बहुत बहुत शुक्रिया। मेम्बरान से मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अपना जो वीडियो बनाने का काम है उसको अगले लेवल पर ले जाने वाले हैं। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले जो ज़रूरत है वो ये है कि यूट्यूब चैनल की सब्सक्रिप्शन हो ज़्यादा। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है, उससे आपको भी मौका मिलता है सीखने का, सवाल करने का आपको मौका मिलता है। मैंने भी आज कुछ सवाल जो उठाए हैं वो यूट्यूब से उठाए हैं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे हम बहुत सी वीडियोस बना रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल से। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी सब्सक्रिप्शन तेज़ी से बढ़े। अपनी पहली फुर्सत में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने अहबाब से भी दरख्वास्त कीजिए कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। तो आसान, बहुत शुक्रिया। Thank you.